हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का काफ़ी दिनों के बाद एक बार फिर से मेरे चैनल सिविल सेवक यूपीएससी पीसीएस में। और हम घटना सार को कवर कर रहे थे। आज हम देखेंगे समसामयिकी अर्धवार्षिक, जिसमें चर्चित स्थान होंगे, नियुक्तियां, समितियां और भी बुक्स, कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स होंगी। ठीक है, और भी बहुत सारी डिटेल हैं, साइंस और टेक का करंट अफेयर्स है, तो उन्हें हम देखेंगे। इसके बाद इसमें स्पोर्ट्स और अवार्ड का सेक्शन बचेगा, उसे भी हम जल्दी कवर कर लेंगे और पूरी घटना सार कवर हो जाएगी। उसके बाद आपको सिर्फ रिवीजन करना होगा। तो आइए देखते हैं समसामयिकी अर्धवार्षिकी में पहला है सेगमेंट चर्चित स्थल का। ठीक है, तो इसमें पहला टॉपिक है मिताथला और टीगराना, और ये कहाँ है? हरियाणा में। तो हरियाणा राज्य सरकार ने भिवानी जिले में स्थित 2 हड़प्पा कालीन स्थल, तो याद रखिएगा ये कहाँ है? मिताथला और टीगराना, ये न्यूज़ में रहे, ये क्या है? ये हड़प्पा कालीन स्थल है। इन्हें अप्रैल 2025 में आधिकारिक रूप से संरक्षित पुरातात्विक स्थल और स्मारक घोषित किया गया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, किसने घोषित किया है? हरियाणा राज्य सरकार ने। और ये मिताथला और टीगराना है क्या? ये है हड़प्पा कालीन स्थल हैं। और ये स्थल लगभग 4400 वर्ष पुराना है। इनका ऐतिहासिक सांस्कृतिक महत्व अधिक है। ये स्थल प्रारंभिक कृषि समाजों के विकास के लिए नगर नियोजन, शिल्प उद्योग और हड़प्पा उत्तर हड़प्पा काल में व्यापार की झलक प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, फिर अगला है आना सागर झील। तो 17 मार्च 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरणीय चिंताओं और आर्द्र भूमि कानूनों के उल्लंघन का हवाला देते हुए राजस्थान सरकार को अजमेर स्थित आना सागर झील के पास अवैध 7 वंडर्स पार्क को 6 महीने के अंदर ध्वस्त करने का निर्देश दिया है। तो ये सेगमेंट देके पूछ सकते हैं कि कौन सी झील के बारे में कहा जा रहा है। तो याद रखिएगा आना सागर झील, इसके पास अवैध स्थित है 7 वंडर्स पार्क, इसको 6 महीने के अंदर ध्वस्त करने का निर्देश दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। लगभग 13 वर्ग किलोमीटर में फैली आना सागर झील एक कृत्रिम झील है। ठीक है, क्या है ये? कृत्रिम झील है, जिसका निर्माण पृथ्वीराज चौहान के दादा अर्णोराज द्वारा 1135 से 1150 के बीच में कराया गया था। और इस झील के निकट मुगल शासक जहांगीर ने दौलत बाग का निर्माण कराया था। तो ये इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, आपको याद रखना है। एक तो आना सागर झील कहाँ है, और अगर थोड़ा स्पेसिफिक पूछेंगे तो ये थोड़ी डिटेल भी पूछ सकते हैं। फिर अगला है फोर्ट विलियम कोलकाता। तो फरवरी 2025 में भारतीय नौसेना द्वारा कोलकाता स्थित पूर्वी कमान के मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम परिवर्तित कर क्या कर दिया गया है? विजय दुर्ग कर दिया गया है। फोर्ट विलियम कोलकाता जिले में हुगली नदी के तट पर स्थित है। मूलतः 1696 में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित फोर्ट विलियम को 1963 में पूर्वी सेना कमान का मुख्यालय बना दिया गया था। ठीक है, तो ये याद रखना है आपने। फिर अगला है डिब्रूगढ़। तो असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने 26 जनवरी 2025 को असम के शहर डिब्रूगढ़ को, ठीक है, अभी इसकी राजधानी क्या असम की? दिसपुर है। अब इन्होंने क्या कहा है कि डिब्रूगढ़ को वर्ष 2027 तक राज्य की दूसरी राजधानी बनाने की घोषणा की है। पहली राजधानी जो अभी तक आप पढ़ते आ रहे हो दिसपुर, अब दूसरी राजधानी बनेगी डिब्रूगढ़। डिब्रूगढ़ ब्रिटिश काल से चाय, तेल और कोयला व्यापार का प्रमुख केंद्र रहा है। और इसके साथ ही उत्तर मध्य असम के तेजपुर में राजभवन का निर्माण किया जाएगा और इसे असम की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में विकसित किया जाएगा। तो याद रखिएगा, असम की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में किसे विकसित किया जाएगा? तेजपुर को। ठीक है, बाकी जो दूसरी राजधानी बन रही है वो कौन सी है? डिब्रूगढ़। फिर आगे देख लेते हैं ऋषिकुल्या बीच। ये बहुत ज़्यादा फोटो वायरल हुआ था, तो याद रखिएगा उड़ीसा का ऋषिकुल्या नदी का मुहाना हाल के दिनों में 7 लाख ऑलिव रिडले कछुओं के अंडों के कारण चर्चा में रहा है। एक तो ऋषिकुल्या बीच है कहाँ? तो ये उड़ीसा में है। ठीक है, और यहाँ पर 7 लाख ऑलिव रिडले कछुओं के अंडों के कारण ये चर्चा में रहा है। तो उड़ीसा के गंजम जिले में बहने वाली ऋषिकुल्या नदी का मुहाना जो बंगाल की खाड़ी से मिलता है, यहाँ पर बड़ी संख्या में कछुए अपने वार्षिक सामूहिक घोंसले के लिए पहुंचे थे। कछुओं के इस प्रजनन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? अरीबाडा के नाम से जाना जाता है, तो ये याद रखना है। ठीक है, जंगम जिले से सटे 4.1 किलोमीटर में फैले समुद्री तट पर ये कछुए प्रजनन हेतु प्रतिवर्ष आते हैं। तो ये प्रतिवर्ष की घटना है। अगला क्या है? गीजा के पिरामिड। ठीक है, इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, याद रखिएगा। वैज्ञानिकों ने हाल ही में मिस्र के गीजा पिरामिड के नीचे एक रहस्यमयी दुनिया की खोज की है। यह भूमिगत दुनिया पिरामिडों से भी 10 गुना बड़ी हो सकती है, ऐसा माना गया है। इन पिरामिडों के नीचे 4000 फीट तक फैला एक विशाल भूमिगत शहर मौजूद है। उन्होंने ये ऐसी घोषणा की है। ठीक है, तो ये अभी जब खोजा जाएगा तो सारी चीज़ें पता चलेंगी। बाकी आपको याद रखना है कि मिस्र के गीजा पिरामिड के नीचे रहस्यमयी दुनिया की खोज की है वैज्ञानिकों ने। फिर चर्चित व्यक्ति की अगर हम बात करें तो इस सेगमेंट में क्या है? पहला टॉपिक है मनोज कुमार। आपने गीत सुना होगा, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। तो गाने से दुनिया भर में लोकप्रिय हुए दिग्गज अभिनेता मनोज कुमार का 4 अप्रैल 2025 को 87 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया है।
अब थोड़े जो चर्चित व्यक्ति होते हैं उनके बारे में भी ये डिटेल से पूछने लगे हैं, तो आपने थोड़ा सा देख लेना है, ठीक है। कब हुआ है निधन इनका? 4 अप्रैल को हुआ है। 4 अप्रैल को हुआ है। कितने वर्ष के थे ये? 87 ईयर्स के थे, ठीक है। देशभक्ति पर आधारित शहीद, उपकार तथा पूरब और पश्चिम जैसी यादगार फिल्मों में अभिनय के बाद वे हिंदी सिनेमा में भारत कुमार के नाम से मशहूर हुए थे। इन्होंने रोटी कपड़ा और मकान, पत्थर के सनम, सन्यासी और क्रांति जैसी सफल फिल्में बनाई थीं। मनोज कुमार का जन्म, ये पूछ सकते हैं, ठीक है, कि मनोज कुमार का जन्म भारत में हुआ था? नहीं, तो इनका जन्म 1937 को कहाँ हुआ था? एबटाबाद, पाकिस्तान में हुआ था, ठीक है। कहाँ हुआ है? एबटाबाद, पाकिस्तान में इनका जन्म हुआ था 1937 में। फिर अगला टॉपिक है, इसी में है कि 1992 में इन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार, ठीक है, तो मनोज कुमार को 1992 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया, पद्मश्री मिला है और 2015 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है, ठीक है। फिर अगला है एन चंद्रशेखरन। तो टाटा समूह के अध्यक्ष हैं नटराजन चंद्रशेखरन। कहाँ के हैं? टाटा समूह के ये अध्यक्ष हैं नटराजन चंद्रशेखरन। इन्हें भारत और ब्रिटेन के व्यापारिक संबंधों में उनके योगदान और सेवाओं के लिए 14 फरवरी 2025 को ब्रिटिश साम्राज्य के सबसे उत्कृष्ट अवार्ड, ठीक है, ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट अवार्ड द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर सिविल डिवीजन से सम्मानित किया गया है। इस सम्मान को नाइटहुड के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ पर ऐसे दे देंगे कि ब्रिटिश साम्राज्य के सबसे उत्कृष्ट अवार्ड द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से किसे सम्मानित किया गया है। तो आपको अगर आइडिया होगा तो आपने देखा होगा कि 22 देशों का सम्मान मिल चुका है प्रधानमंत्री मोदी को, तो ऑप्शन में मोदी जी भी हो सकते हैं। तो याद रखना है कि ये अवार्ड दिया गया है एन चंद्रशेखरन यानी नटराजन चंद्रशेखरन को, जो टाटा समूह के अध्यक्ष हैं, ठीक है। तो इतना आपको अच्छे से याद रखना है। अगला टॉपिक है सुनील भारती मित्तल। तो भारती इंटरप्राइजेस के संस्थापक और अध्यक्ष सुनील भारती मित्तल को यूके और भारत के बीच व्यापारिक संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए मानद नाइटहुड सम्मान फरवरी 2025 में प्रदान किया गया, ठीक है। किस लिए दिया गया है सुनील भारती मित्तल को? यूके और भारत के बीच व्यापारिक संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए। इसके अंतर्गत उन्हें ब्रिटिश साम्राज्य के सबसे उत्कृष्ट आदेश, ठीक है, नाइट कमांडर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर KBE का प्रतीक चिन्ह प्रदान किया गया है। तो KBE का प्रतीक चिन्ह किसे मिला है? ये मिला है सुनील भारती मित्तल को। अगला है निधि कर। तो अर्थनेस्ट की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर निधि कर को 20 फरवरी 2025 को ब्रिटिश संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में विमेन इंटरप्रेन्योर इन सस्टेनेबिलिटी, ठीक है, तो विमेन इंटरप्रेन्योर इन सस्टेनेबिलिटी से किसे सम्मानित किया गया है? निधि कर को सम्मानित किया गया है। निधि कर द्वारा अर्थनेस्ट में बनाए जा रहे बायोडिग्रेडेबल बायोगैस जो पारंपरिक प्लास्टिक बैग्स का इको फ्रेंडली सॉल्यूशन है, ये जो प्लास्टिक बैग आप यूज़ करते हो इसकी जगह पर ये बायोडिग्रेडेबल बायो बैग्स बना रही हैं, ठीक है। इसके लिए इन्हें विमेन एंटरप्रेन्योर इन सस्टेनेबिलिटी से सम्मानित किया गया है। फिर है डॉक्टर सुबोर्नो बोस। तो अंतर्राष्ट्रीय होटल प्रबंधन संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर सुबोर्नो बोस को हाल ही में लाइफ टाइम अचीवमेंट इन हॉस्पिटैलिटी एंड एजुकेशन थ्रू टेक्नोलॉजी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इतना आइडिया लग जाएगा जब हॉस्पिटैलिटी आ जाएगा, ठीक है। तो सुबोर्नो, डॉक्टर सुबोर्नो बोस। यह पुरस्कार केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र शेखावत द्वारा वाइब्रेंट भारत ग्लोबल समिट 2025 में प्रदान किया गया। आगे है इसमें एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि हार्मोनाइजिंग ह्यूमन टच एंड AI इन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी, ठीक है, ये पुस्तक है। यहाँ पर इसी मतलब ये जो सबमिट हुई है यहाँ पर इनकी पुस्तक का विमोचन हुआ है। तो इस पुस्तक का नाम याद रखिएगा, हार्मोनाइजिंग ह्यूमन टच एंड AI इन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी को भी लॉन्च किया गया है। ये किसकी पुस्तक है? डॉक्टर सुबोर्नो बोस की ये पुस्तक है। फिर है शेगो गायले। तो दक्षिण अफ्रीका की शेगो गायले 2025 में लॉस वेगास अमेरिका में आयोजित मिसेज वर्ल्ड 2025 का खिताब इन्होंने जीता है। तो मिसेज वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता है? शेगो गायले ने ये खिताब जीता है और ये पहली अश्वेत महिला विजेता है, ठीक है। तो मिसेज वर्ल्ड के 40 वर्ष के इतिहास की ये पहली अश्वेत महिला विजेता है। फिर है काम्या कार्तिकेयन। तो 17 वर्षीय भारतीय पर्वतारोही काम्या कार्तिकेयन ने 24 दिसंबर 2024 को अंटार्कटिका के विंसन मॉसिफ पर सफलतापूर्वक चढ़ने के बाद सभी 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों को फतह करने वाली विश्व की सबसे कम उम्र की महिला बन गई हैं। तो ये आपको याद रखना है कि सभी 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों को फतह करने वाली विश्व की सबसे कम उम्र की महिला कौन है? काम्या कार्तिकेयन, ठीक है। फिर काम्या कार्तिकेयन नेपाल की ओर से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली भारत की सबसे कम उम्र की और दुनिया की दूसरी सबसे कम उम्र की पर्वतारोही बनी थी। फिर अगला है कमला देवी अरविंदन।
तो भारतीय मूल की सिंगापुर की प्रतिष्ठित लेखिका है कमला देवी अरविंदन। ठीक है, ये क्या है, भारतीय मूल की सिंगापुर की प्रतिष्ठित लेखिका हैं कमला देवी अरविंदन। इन्हें उनके लेखन के लिए सिंगापुर की विमेन हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। अरविंदन जो है ये तमिल व मलयालम भाषा में अपने लेखन के लिए जानी जाती हैं। तो याद रखिएगा, वुमेन हॉल ऑफ फेम से सम्मानित किया गया है कमला देवी अरविंदन को। फिर है जिमी कार्टर, नोबेल शांति पुरस्कार विजेता पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर का 100 वर्ष की आयु में 29 दिसंबर 2024 को निधन हो गया। थोड़ा तारीख पर भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कब हुआ है, 29 दिसंबर को निधन हुआ है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जिमी कार्टर 1977 से 1981 तक अमेरिका के राष्ट्रपति के पद पर रहे हैं और 2002 में इन्हें नोबेल शांति पुरस्कार भी प्रदान किया गया। फिर है ओसामू सुजुकी, तो जापानी ऑटोमोबाइल क्षेत्र के प्रतिष्ठित उद्यमी ओसामू सुजुकी का, ठीक है, 94 वर्ष की अवस्था में 25 दिसंबर, ठीक है, क्रिसमस वाले दिन ओसामू सुजुकी का निधन हो गया। 1981 में भारत में मारुति उद्योग लिमिटेड के साथ मिलकर भारत में गाड़ियों के कारोबार को उन्होंने शिखर पर पहुंचाया। मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के ये निदेशक व मानद अध्यक्ष भी रहे हैं और भारत में इन्हें ऑटोमोबाइल उद्योग का पितामह कहा जाता है। तो याद रखिएगा, ओसामू सुजुकी, इन्हें भारत में ऑटोमोबाइल उद्योग का पितामह कहा जाता है और इन्हें 2014 में पद्म भूषण और 2025 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। ठीक है, आगे है डॉक्टर राजगोपाला चिदम्बरम। तो प्रसिद्ध परमाणु वैज्ञानिक डॉक्टर राजगोपाला चिदम्बरम का 88 वर्ष की आयु में 4 जनवरी 2025 को निधन हुआ है। ठीक है, 88 वर्ष की आयु के थे ये और 4 जनवरी 2025 को निधन हुआ है। ये बार्क, ठीक है, भाभा एटॉमिक एनर्जी सेंटर से जुड़े चिदम्बरम 1990 में इनको निदेशक बनाया गया था। 1993 में परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष बने थे। ठीक है, तो फिर 2001 से 2018 तक भारत सरकार के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार भी रहे हैं। पद्मश्री भी दिया गया है और पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है। तो आजकल आप देख रहे हो कि ऐसे क्वेश्चन पूछने लगे हैं जो मतलब इंपॉर्टेंट हस्तियां रही हैं उनके बारे में थोड़ा डिटेल। ठीक है, पीसीएस में भी पूछा था और आरओ में भी एक सवाल ऐसा था। फिर जाकिर हुसैन की अगर हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त तबला वादक उस्ताद हैं। ठीक है, क्या है ये, तबला वादक थे जाकिर हुसैन अल्लार रखा कुरैशी। कब, 73 वर्ष की आयु में इनका अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को में 16 दिसंबर 2024 को निधन हुआ है। ठीक है, 5 ग्रैमी पुरस्कार विजेता जाकिर हुसैन को 3 ग्रैमी पुरस्कार फरवरी 2024 में ही प्राप्त हुए थे और एक ही वर्ष में 3 ग्रैमी जीतने वाले ये पहले भारतीय हैं। तो ये आपको याद रखना है कि एक ही वर्ष में 3 ग्रैमी जीतने वाले पहले भारतीय कौन है, जाकिर हुसैन। डॉक्टर मनमोहन सिंह, तो देश में आर्थिक सुधारों के जनक कहे जाने वाले पूर्व प्रधानमंत्री व प्रख्यात अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का कब निधन हुआ है, 26 दिसंबर को निधन हुआ। ठीक है, क्रिसमस के एक दिन बाद। तो 26 दिसंबर 2024 को 92 वर्ष की आयु में नई दिल्ली में इनका निधन हुआ। डॉक्टर मनमोहन सिंह जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी व नरेंद्र मोदी के पश्चात सर्वाधिक समय तक देश के प्रधानमंत्री रहे थे। इनके बारे में थोड़ा डिटेल में देखेंगे। अर्थशास्त्र के प्रोफेसर थे, वित्त मंत्रालय में प्रधान आर्थिक सलाहकार भी थे, रिजर्व बैंक के गवर्नर, योजना आयोग के उपाध्यक्ष व यूजीसी के चेयरमैन, वित्त मंत्री रहने के पश्चात 10 वर्षों तक प्रधानमंत्री पद को इन्होंने सुशोभित किया था। ठीक है, तो इतने पदों पर ये रहे हैं। फिर अगला है रमाकांत रथ, तो प्रसिद्ध उड़िया साहित्यकार। ठीक है, कौन है, उड़िया साहित्यकार हैं रमाकांत रथ का 16 मार्च 2025 को निधन हो गया और इनके प्रमुख काव्य संग्रहों की अगर हम बात करें तो केते दिनारा, अनेका कोठारी, सप्तम ऋतु, श्रेष्ठ कविता आदि शामिल है। फिर है श्याम बेनेगल, तो हिंदी फिल्मों के अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त निर्माता निर्देशक श्याम बेनेगल का 23 दिसंबर 2024 को मुंबई में निधन हो गया। ये कौन थे, ये निर्माता निर्देशक है और इनका कब हुआ निधन, 23 दिसंबर 2024 को। अब अगला सेगमेंट है इसमें नवीनतम नियुक्तियों का, तो वो हम देख लेते हैं। पहला इसमें एन चंद्रशेखरन। ठीक है, एन चंद्रशेखरन तो आईएमएफ यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रबंध निदेशक क्रिस्टलिना जॉर्जीवा के नेतृत्व में गठित एडवाइजरी काउंसिल ऑन एंटरप्रेन्योर एंड ग्रोथ। ठीक है, तो ये जो प्रबंध निदेशक हैं आईएमएफ के, ठीक है, इन्होंने क्या किया है, एक कमेटी गठित की है, एडवाइजरी काउंसिल ऑन एंटरप्रेन्योर एंड ग्रोथ। तो ये जो कमेटी बनाई है इसमें एन चंद्रशेखरन को सदस्य बनाया गया है। ठीक है, ये जो कमेटी बनी है इसमें एन चंद्रशेखरन को सदस्य बनाया गया है। एन चंद्रशेखरन टाटा सन्स के अध्यक्ष और आरबीआई बोर्ड के सदस्य के रूप में भी कार्यरत हैं। फिर राजीव गौबा की अगर हम बात करें तो पूर्व कैबिनेट सचिव राजीव गौबा को केंद्र सरकार द्वारा नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो राजीव गौबा कौन बने हैं, नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य बने हैं। निधि तिवारी,
तो 2014 की भारतीय विदेश सेवा की अधिकारी निधि तिवारी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव नियुक्त किया गया है। फिर पूनम गुप्ता, तो भारतीय रिजर्व बैंक ने 2 अप्रैल 2025 को पूनम गुप्ता को बैंक का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है। ठीक है, तो आरबीआई की ये नई डिप्टी गवर्नर बनी है और इन्होंने माइकल पात्रा का स्थान लिया है और इनका कार्यकाल 3 वर्ष का होगा। तो याद रखिएगा, पूनम गुप्ता आरबीआई की नई डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्ति हुई है इनकी। फिर अगला है ज्ञानेश कुमार। ठीक है, ज्ञानेश कुमार की अगर हम बात करें तो ये 1988 बैच के केरल कैडर के अधिकारी हैं ज्ञानेश कुमार। इन्हें 17 फरवरी 2025 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय चयन समिति ने, ठीक है, तो ये जो 3 सदस्यीय समिति होती है इसकी अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। और इन्होंने राजीव कुमार की जगह भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया गया है। ठीक है, तो पहले राजीव कुमार थे, अब कौन आ गए हैं? ज्ञानेश कुमार। और 19 फरवरी को इन्होंने पदभार ग्रहण किया है। फिर डॉक्टर विवेक जोशी को 3 सदस्यीय चुनाव आयोग का नया सदस्य नियुक्त किया गया है। तो अध्यक्ष कौन बने हैं? ज्ञानेश कुमार बने हैं। ठीक है, यानी मुख्य चुनाव आयुक्त एक हिसाब से कौन बने हैं? ज्ञानेश कुमार। और ये जो 3 सदस्यीय चुनाव आयोग है इसमें नया सदस्य नियुक्त किया गया है विवेक जोशी को। फिर 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में इनका कार्यकाल, यानी ये कौन से नंबर के हैं? ज्ञानेश कुमार 26वें नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। ठीक है, याद रखिएगा 26वें नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं और इनका कार्यकाल इस पद पर 26 जनवरी 2019 तक रहेगा। फिर है तुहिन कांत पांडे, तो ओडिशा कैडर के 1987 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी तथा केंद्र सरकार में वित्त सचिव पद पर कार्यरत तुहिन कांत को माधवीपुरी बुच के स्थान पर सेबी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो याद रखिएगा सेबी के नए अध्यक्ष बन गए हैं तुहिन कांत पांडे। ठीक है, फिर है सरली बोचवे, तो घाना की प्रसिद्ध राजनयिक सरली बोचवे ने 1 अप्रैल 2025 को कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस की 7वीं महासचिव के पद का कार्यभार ग्रहण किया है। याद रखिएगा कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस की 7वीं महासचिव के पद का कार्यभार ग्रहण किया है शर्ली बोचवे ने और ये घाना की हैं। ठीक है, घाना से संबंधित हैं। इस पद पर आसीन होने वाली शर्ली पहली अफ्रीकी महिला है। ठीक है, कौन है? शर्ली जो है ये पहली अफ्रीकी महिला है जो इस पद पर आसीन हुई है। फिर अगले हैं राजेश निर्वाण। ठीक है, राजेश निर्वाण, तो निर्वाण नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो, तो राजेश निर्वाण को जनवरी 2025 में नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो याद रखिएगा। फिर है चरणजोत सिंह नंदा, तो आईसीएआई ने चरणजोत सिंह नंदा को अपना 73वां अध्यक्ष नियुक्त किया है। आईसीएआई है क्या? तो भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान। ठीक है, तो आईसीएआई ने चरणजोत सिंह नंदा को अपना 73वां अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। फिर है काश पटेल। ठीक है, कौन है? काश पटेल, तो भारतीय मूल के अमेरिकी काश पटेल को 21 फरवरी 2025 को अमेरिका के फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी एफबीआई के नवे निदेशक के रूप में शपथ दिलाई गई है और इन्होंने अपनी शपथ जो है भगवत गीता पर हाथ रख कर ली। तो ये याद रखिएगा, थोड़ा सा हाईलाइटेड मामला है। तो ये क्या है? जो अमेरिका का फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी एफबीआई है, ठीक है, जैसे सीबीआई वैसे अमेरिका में एफबीआई है। तो एफबीआई के निदेशक यानी डायरेक्टर बन गए हैं कौन? काश पटेल। ठीक है, फिर शक्तिकांत दास की अगर हम बात करें तो भारत सरकार के केरल कैडर के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी और आरबीआई के पूर्व गवर्नर शक्तिकांत दास को 22 फरवरी 2025 को पीएम मोदी का प्रधान सचिव 2, ठीक है, प्रधान सचिव 2 नियुक्त किया गया है और इस पद पर इनका कार्यकाल प्रधानमंत्री के कार्यकाल के साथ यानी 2029 तक या अगले आदेश तक, जब आदेश जारी हो जाए, मान लो कल ही जारी हो जाए कि अब ये नहीं रहेंगे, तभी तक इनका कार्यकाल रहेगा। शक्तिकांत दास दिसंबर 2018 से दिसंबर 2024 तक भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के पद पर कार्यरत रहे हैं। तो याद रखिएगा। फिर है मयंक शर्मा, तो डॉक्टर मयंक शर्मा को 1 मार्च 2025 को भारत का नया रक्षा लेखा महानियंत्रक यानी CGDA नियुक्त किया गया है। किसको नियुक्त किया गया है? मयंक शर्मा को। ठीक है, नया रक्षा लेखा महानियंत्रक। फिर हैं अशोक सिंह ठाकुर, तो 22 मार्च 2025 को श्री अशोक सिंह ठाकुर को उनके 3 वर्षीय कार्यकाल के लिए भारतीय सांस्कृतिक निधि यानी इंटेक, जो भारत का प्रमुख विरासत संगठन है, उसका अध्यक्ष चुना गया है। ठीक है, तो इंटेक यानी भारतीय सांस्कृतिक निधि का अध्यक्ष बनाया गया है अशोक सिंह ठाकुर को और ये कब तक रहेंगे? 3 वर्ष का इनका कार्यकाल रहेगा। अंजू राठी की बात करें तो भारत सरकार ने मार्च 2025 में अंजू राठी राणा को देश की पहली महिला विधि सचिव नियुक्त किया है। ठीक है, देश की पहली महिला विधि सचिव किसे नियुक्त किया गया है? अंजू राठी को। एन गणपति की अगर हम बात करें तो एन गणपति को टाटा कम्युनिकेशंस के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। किसको? एन गणपति को टाटा कम्युनिकेशन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का चेयरमैन।
फिर हैं डॉक्टर वी नारायण। डॉक्टर वी नारायण को जनवरी 2025 में इसरो का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो इसरो में कौन है? नारायण नारायण। तो याद रखिएगा डॉक्टर वी नारायण इसरो के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। इससे पहले कौन से थे? ये एस सोमनाथ थे। ठीक है, तो उनका स्थान लिया है डॉक्टर वी नारायण ने। फिर ज्ञानेश प्रताप सिंह की अगर हम बात करें तो असम के पुलिस महानिदेशक रहे ज्ञानेश प्रताप को जनवरी 2025 में सीआरपीएफ का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो ये जो ज्ञानेश प्रताप हैं ये क्या बन गए हैं? सीआरपीएफ के महानिदेशक बन गए हैं और इनका कार्यकाल 30 नवंबर 2027 तक रहेगा। जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यम, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश वी रामा सुब्रमण्यम को दिसंबर 2024 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो ये याद रखना आपने कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यम को। और ये ठीक है सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश हैं। फिर मदन बी लोकुर, ठीक है, मदन बी लोकुर। तो सर्वोच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश मदन बी लोकुर को दिसंबर 2024 में संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद यूएन इंटरनेशनल काउंसिल, ठीक है, यूएन इंटरनेशनल काउंसिल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। किसको? मदन बी लोकुर को। फिर संजय मूर्ति की अगर हम बात करें, इनके बारे में आपने सुना भी होगा। तो भारतीय प्रशासनिक सेवा के हिमाचल कैडर के अधिकारी संजय मूर्ति को भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग नियुक्त किया गया है और इस पद पर इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होगा। जैसा आपने पढ़ा होगा कि कैग की जो अवधि है वो 6 साल की होती है, ठीक है, जो कार्यकाल होता है। फिर विपिन कुमार की अगर हम बात करें तो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, ठीक है, जो विपिन कुमार हैं इन्हें भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। याद रखिएगा विपिन विमान, ठीक है। फिर हर्षवर्धन अग्रवाल की अगर हम बात करें तो ये जो फिक्की है, उद्योग व्यापार जगत का जो प्रमुख संगठन है फिक्की, इसका नया अध्यक्ष बनाया गया है। किसको? हर्षवर्धन को। तो फिक्की के जब ये अध्यक्ष बने तो इन्हें बहुत हर्ष हुआ। वाल्डेसी उर्किजा, ठीक है, वाल्डेसी उर्किजा। तो ब्राजील के पुलिस कमिश्नर वाल्डेसी उर्किजा को विश्व के सबसे बड़े पुलिस संगठन इंटरपोल का नया महासचिव नियुक्त किया गया है। तो इंटरपोल के नए महासचिव कौन बन गए हैं? वाल्डेसी उर्किजा। और ये ब्राजील के पुलिस कमिश्नर हैं, ठीक है, कहाँ से संबंधित हैं? ब्राजील के हैं। तो इंटरपोल का इन्हें नया महासचिव बनाया गया है। फिर ऑपरेशन और अभियान की बात करें, जहाँ से इस बार यूपी पीसीएस ने एकदम वाहियात से सवाल पूछे थे, तो थोड़ा डिटेल में इसको देखेंगे। इसमें पहला है अभ्यास इंद्र 2025। तो ये किसके बीच में होता है? एक तो ये भारत और रूस के बीच में होता है, याद रखना आपने, ठीक है, भारत और रूस की नौसेनाओं के बीच में होता है। और ये कब से कब तक हुआ? तो 28 मार्च से 2 अप्रैल 2025 तक चेन्नई में आयोजित किया गया, ठीक है। आयोजित कहाँ हुआ है? चेन्नई में। कब से कब तक? तो ये 28 मार्च से, ठीक है, 28 मार्च से 2 अप्रैल के बीच में हुआ। अब यह अभ्यास 2 चरणों में हुआ। 2 चरणों में बंदरगाह चरण 28 से 30 मार्च तक चेन्नई में और समुद्री चरण 31 मार्च से 2 अप्रैल के बीच में बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया गया, ठीक है। तो ये जो अभ्यास था भारत और रूस के बीच में, अभ्यास इंद्र, ये 2 चरणों में आयोजित हुआ। कैसे? एक तो ये बंदरगाह वाला चरण हुआ, कब से? 28 मार्च से 30 मार्च के बीच में, ठीक है, कहाँ? चेन्नई में। फिर दूसरा चरण यानी समुद्री चरण हुआ 31 मई से 2 अप्रैल के बीच में, ये हुआ है बंगाल की खाड़ी में। इस अभ्यास में भारतीय नौसेना के जहाज राणा, कुथार और समुद्री गश्ती पोत P81 ने तथा रूसी नौसेना के जहाज पेचांग, रेजकी और अल्दार ने हिस्सा लिया। वैसे इतना डिटेल तो नहीं पूछेंगे, हालांकि कुछ भी पूछ सकते हैं, तो थोड़ा सा याद रखना, ना भी याद रहे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। काम की चीज़ याद रखना कि ऑपरेशन किसके साथ हुआ है, ये जो अभ्यास हुआ है कहाँ हुआ है, कब से कब तारीख में हुआ है, ठीक है। फिर ऑपरेशन ब्रह्मा, ये न्यूज़ में था। तो 28 मार्च 2025 को म्यांमार में विनाशकारी भूकंप के बाद मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए भारतीय सेना द्वारा, किसके द्वारा? भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन ब्रह्म शुरू किया गया। लेफ्टिनेंट कर्नल जगनीत गिल के नेतृत्व में शत्रुजीत ब्रिगेड मेडिकल रिस्पॉन्डर की 118 सदस्यीय टीम आवश्यक चिकित्सा उपकरणों के साथ ऑपरेशन में कार्यरत है। तो पूछ सकते हैं, ठीक है, किसके नेतृत्व में? तो लेफ्टिनेंट कर्नल जगनीत गिल के नेतृत्व में, ठीक है। ऑपरेशन ब्रह्मा म्यांमार में विनाशकारी भूकंप के बाद मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए भारतीय सेना ने शुरू किया है। फिर है सैन्य अभ्यास इनियोकोश 25। तो ग्रीस के अंद्राविदा एयरबेस पर 31 मार्च से 11 अप्रैल 2025 के बीच में बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास इनियोकास 2025 का आयोजन किया गया, ठीक है, इनियोकास। तो याद रखिएगा ये बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास है और कहाँ हुआ है? ग्रीस के अंद्राविदा एयरबेस पर, ठीक है, और 31 मार्च से 11 अप्रैल के बीच में। इस अभ्यास में भारतीय वायुसेना की ओर से सुखोई यानी Su-3 Mk-1 लड़ाकू विमानों के साथ
IL-78 और C-17 विमानों ने भी हिस्सा लिया है। इनियोकॉस क्या है? ये एक द्विवार्षिक बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास है। ठीक है, द्विवार्षिक है, बहुराष्ट्रीय हर दूसरे वर्ष होता है। बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास है जिसमें 15 देशों की सेनाएं इसमें हिस्सा लेती हैं, तो ये बहुत कम चांसेस है पूछा जाए। एक्वेरिन, ठीक है, तो ये किसके बीच में होता है? भारत और मालदीव के बीच में होता है एक्वेरिन। भारत और मालदीव के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरिन का 13वां संस्करण कब से कब तक? तो ये 2 से 15 फ़रवरी के बीच में हुआ। ठीक है, एक्वेरिन। और कहाँ हुआ है? माफिला फुसी मालदीव। ठीक है, माफिला फुसी मालदीव में आयोजित किया गया। फिर है ट्रोपेक्स एयर टैंक। भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा ये समुद्री अभ्यास है ट्रोपेक्स, याद रखिएगा, ये भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा समुद्री अभ्यास है ट्रोपेक्स 25। कब किया गया है? आयोजन जनवरी 2025 में किया गया। यह द्विवार्षिक अभ्यास भारतीय सशस्त्र बलों के समन्वय हिंद महासागर क्षेत्र में शक्ति प्रदर्शन और रणनीतिक तैयारियों को दर्शाता है। इस अभ्यास में भारतीय थल सेना, वायुसेना और तटरक्षक बल भी शामिल होते हैं। तो याद रखना, प्रोग्राम किसका है? नौसेना का है। इसके साथ साथ इसमें थल सेना भी शामिल होती है, वायुसेना भी शामिल होती है और तटरक्षक बल भी शामिल होते हैं। फिर आगे है धर्म गार्जियन। ठीक है, धर्म गार्जियन किसके बीच में होता है? भारत और जापान के बीच। तो धर्म गार्जियन होता है भारत और जापान के बीच। ठीक है, और कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये जापान के माउंट फूजी में। ठीक है, जापान के माउंट फूजी में 25 फरवरी से 9 मार्च 2025 के बीच आयोजित किया गया है। तो याद रखिएगा, 25 फरवरी से 9 मार्च 2025 के बीच आयोजित हुआ। फिर है कोमोडो 2025। तो ये 15 से 22 फरवरी 2025 के बीच बहुपक्षी, ठीक है, बहुपक्षी नौसैनिक अभ्यास, इसका नाम है कोमोडो 2025। इसका आयोजन कहाँ हुआ है? इंडोनेशिया के बाली में। ठीक है, तो कोमोडो का आयोजन हुआ है इंडोनेशिया के बाली में, और कहाँ? 15 से 22 फरवरी के बीच में हुआ है। ठीक है, और इस अभ्यास में 15 से अधिक देशों ने हिस्सा लिया है। स्लीनेक्स, तो स्लीनेक्स याद रखिएगा, स्लीनेक्स से श्रीलंका। ठीक है, स्लीनेक्स भारत और श्रीलंका के बीच कब से कब तक? 17 से 20 दिसंबर के बीच में ये हुआ है। स्लीनेक्स 2024 का 11वां संस्करण कहाँ हुआ है? विशाखापत्तनम में। तो स्लीनेक्स कहाँ हुआ है? विशाखापत्तनम में। इस अभ्यास में भारतीय सेना की ओर से INS सुमित्रा और श्रीलंका की ओर से नौसैनिक जहाज SLNS सयूरा ने हिस्सा लिया। ठीक है, फिर डेजर्ट हंट। तो डेजर्ट हंट कब हुआ है? 24 से 28 फरवरी के बीच में हुआ है डेजर्ट हंट, राजस्थान के जोधपुर में। कहाँ हुआ डेजर्ट हंट? याद रखिएगा, डेजर्ट से राजस्थान में कहीं हुआ होगा, तो ये जोधपुर में हुआ है। एकीकृत त्रिसेवा विशेष बल अभ्यास का आयोजन किया गया। इस अभ्यास में भारतीय सेना के विशिष्ट पैरा, भारतीय नौसेना के मरीन कमांडो और भारतीय वायुसेना गरुड़ बल ने एक कृत्रिम युद्ध वातावरण के साथ एक भागीदारी की। ठीक है, तो कौन शामिल होता है? भारतीय सेना का विशिष्ट पैरा आता है, भारतीय नौसेना का मरीन कमांडो आता है, और भारतीय वायुसेना में जो गरुड़ बल है, ये तीनों एक साथ भागीदारी करते हैं। फिर है सी ड्रैगन 2025। तो ये 4 मार्च से 19 मार्च के बीच में। ठीक है, 4 मार्च से 19 मार्च के बीच में बहुपक्षी है, तो बहुपक्षी समुद्री युद्धाभ्यास है। सी ड्रैगन 2025 का आयोजन अमेरिकी सैन्य बेस गुयाम तट के पास पश्चिमी प्रशांत महासागर में आयोजित किया गया। इस अभ्यास में भारतीय नौसेना, जापानी मैरीटाइम, रॉयल ऑस्ट्रेलियन, ठीक है, अमेरिकी नौसेना तो शामिल ही थी, तो अमेरिकी नौसेना के साथ भारतीय नौसेना, जापानी सेना, ऑस्ट्रेलिया की सेना, और उसके साथ साथ ये कौन सी? रिपब्लिकन ऑफ कोरिया। ठीक है, तो कोरिया, एक तो क्वाड मेंबर इसमें शामिल थे, ये जो सी ड्रैगन हुआ है तो क्वाड मेंबर इसमें शामिल थे, और उसके साथ एक अलग देश कौन सा था? कोरिया था, रिपब्लिकन ऑफ कोरिया नेवी ने इसमें हिस्सा लिया है। फिर है खंजर। ठीक है, तो खंजर की अगर हम बात करें तो भारत और किर्गिस्तान के बीच में होता है। तो भारत और किर्गिस्तान की सेनाओं के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर का आयोजन कब से कब तक? तो 10 से 23 मार्च। ठीक है, 10 से 23 मार्च के बीच में इसका आयोजन हुआ है। कहाँ हुआ है? किर्गिस्तान में किया गया है। फिर है कॉर्पेट और बोंगो सागर। तो बोंगो सागर और कॉर्पेट ये किसके साथ होते हैं? तो ये भारत और बांग्लादेश के बीच समन्वित गश्त अभ्यास कॉर्पेट के 6ठे संस्करण और द्विपक्षीय अभ्यास बोंगो सागर के 4थे संस्करण का आयोजन कब से कब तक? 10 से 12 मार्च। ठीक है, 10 से 12 मार्च के बीच बंगाल की खाड़ी में भारत बांग्लादेश समुद्री सीमा के निकट आयोजित किया गया। फिर अगला है अभ्यास वरुण। तो वरुण किसके साथ होता है? भारत और फ्रांस के बीच होता है वरुण। ठीक है, द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है, 23वां संस्करण है, और कब से कब तक? तो ये 19 से 22 मार्च। ठीक है, 19 से 22 मार्च के बीच में हुआ है अभ्यास वरुण, और ये कहाँ? पश्चिमी समुद्री तट पर आयोजित किया गया। फिर सूर्य किरण है एक। तो सूर्य किरण 2024 की बात करें तो ये भारत और नेपाल के बीच होता है। तो सूर्य किरण किसके बीच होता है? इंडिया और नेपाल के बीच होता है। संयुक्त सैन्य अभ्यास है।
18वां संस्करण है और कब से कब तक, तो 31 दिसंबर 2024 से 13 जनवरी 2025 तक आयोजित किया गया। ठीक है, सूर्य किरण। फिर है सहयोग हॉप टैंक अभ्यास 2024। तो दिसंबर 2024 में भारत और वियतनाम, तो हॉप टैंक याद रखिएगा, हॉप टैंक। ठीक है, तो हॉप टैंक जो है किसके बीच में है, भारत और वियतनाम के बीच में है। कहाँ आयोजित हुआ है, कोची, केरल में। इस अभ्यास में वियतनाम का तटरक्षक जहाज CSB 8005 ने हिस्सा लिया। अभ्यास विनबैक्स, तो एक हमने हॉप टैंक देखा वियतनाम के साथ, दूसरा एक और अभ्यास है विनबैक्स। तो भारत एवं वियतनाम का द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास विनबैक्स 2024 अंबाला में 4 से 23 नवंबर, ठीक है, 4 से 23 नवंबर के बीच में संपन्न हुआ। तो एक किया है केरल में, कौन सा, हॉप टैंक, और ये हुआ है दिसंबर 2024 में। वहीं नवंबर 2024 में आयोजित हुआ 4 से 23 नवंबर के बीच अंबाला में, कौन सा, विनबैक्स। अंबाला के साथ साथ चंडी मंदिर में भी यह संयुक्त अभ्यास चला है। फिर अगला है संयुक्त सैन्य अभ्यास पूर्वी प्रहार। तो आपने ट्रोपेक्स एक देखा था, ठीक है, इसके अलावा एक ये है पूर्वी लद्दाख में भारत की थल सेना, नौसेना और वायुसेना ने संयुक्त सैन्य अभ्यास पूर्वी सेक्टर में 10 से 18 नवंबर 2024 को संपन्न किया और इसे नाम क्या दिया गया, पूर्वी प्रहार दिया गया। तो ये जो पूर्वी प्रहार है ये क्या है, भारत की थल सेना, नौसेना और वायुसेना का संयुक्त सैन्य अभ्यास है। फिर है सी विजिल 2024। तो भारतीय नौसेना के तटीय रक्षा अभ्यास सी विजिल का चौथा संस्करण देश के तटीय राज्यों में कब से, 20 से 21 नवंबर, ठीक है, 20 से 21 नवंबर 2024 को संचालित किया गया है। तो बस इतना ही याद रखना है। अब योजना और परियोजनाओं की बात करते हैं। तो इसमें एक पहली योजना है स्वावलंबनी कार्यक्रम, ठीक है, कौन सी है, स्वावलंबनी कार्यक्रम। तो 7 फरवरी 2025 को कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, कौन सा मंत्रालय है, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय है स्वावलंबनी में, ठीक है। तो स्वावलंबन से याद रखना है, कौशल विकास करना होगा, ठीक है, स्किल इन्हेंस करना होगा, तो स्किल इन्हेंस वाली मिनिस्ट्री आ जाएगी। तो ये जो मिनिस्ट्री है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, इसने नीति आयोग के सहयोग से मेघालय और असम में, ठीक है, तो कहाँ पर ये स्वावलंबनी कार्यक्रम का शुभारंभ कहाँ हुआ है, ये हुआ है मेघालय और असम में। और ये है क्या स्वावलंबनी कार्यक्रम, ये एक महिला उद्यमिता कार्यक्रम है, ठीक है। तो याद रखिएगा महिला उद्यमिता कार्यक्रम मेघालय और असम में इसका शुभारंभ किया गया है। किसने किया है, कौशल विकास मंत्रालय के साथ नीति आयोग ने। तो इस पहल का उद्देश्य पूर्वोत्तर के चुने हुए उच्च शिक्षण संस्थानों में, ठीक है, कहाँ पर, उच्च शिक्षण संस्थानों में महिलाओं को उद्यमी मानसिकता, संसाधन और व्यावसायिक सफलता हेतु मार्गदर्शन प्रदान करके सशक्त बनाना है। याद रखिएगा उच्च शिक्षण संस्थान, ये कीवर्ड है, ठीक है। इसमें उद्यमिता जागरूकता कार्यक्रम स्वावलंबनी के माध्यम से 600 महिला छात्राओं, कितनी, 600 महिला छात्राओं को संरचित प्रशिक्षण व उद्यमिता से परिचित कराने का लक्ष्य रखा गया है। फिर एक है जलवाहक नीति। तो भारत के अंतर्देशीय जलमार्ग क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय बंदरगाह, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 15 दिसंबर 2025 को जलवाहक योजना का अनावरण किया है, ठीक है। कब हुआ है, 15 दिसंबर 2025 को जलवाहक योजना का अनावरण किया गया है। और इस योजना का उद्देश्य है राष्ट्रीय जलमार्ग 1 यानी गंगा नदी, राष्ट्रीय जलमार्ग 2 यानी ब्रह्मपुत्र नदी और 16 यानी बराक नदी के माध्यम से लंबी दूरी के माल परिवहन को प्रोत्साहित करना है, ठीक है। तो 3 नेशनल वाटर हाईवे हैं, कौन सा, एक राष्ट्रीय जलमार्ग 1 है, 2 है और 16। तो इन 3 ये जो नेशनल वाटर हाईवे हैं, ठीक है, इनके वाटर रूट जो है, इनके माध्यम से क्या करना है, लंबी दूरी के माल परिवहन को प्रोत्साहित करना है। तो ये नीति है जलवाहक नीति। याद रखना है 3 ही इसमें शामिल है, जलमार्ग 1, 2 और 16। इस योजना से माल मालिकों को उनके परिचालन खर्च का 35% तक की प्रतिपूर्ति हो जाएगी। योजना में निजी ऑपरेटरों के साथ साझेदारी को बढ़ावा देने के साथ ही सरकारी इकाइयों के बाहर भी पोत किराए पर लेने की अनुमति होगी। और योजना की वैधता प्रारंभिक रूप से अभी ये 3 साल के लिए ही शुरू की गई है, तो याद रखिएगा। फिर एक है प्रधानमंत्री युवा मेंटरशिप योजना 3.0। तो शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग ने प्रधानमंत्री युवा लेखक मेंटरशिप योजना PM युवा 3.0 को 11 मार्च 2025 को लॉन्च किया, ठीक है। तो ये कब लॉन्च हुई, 11 मार्च 2025 को लॉन्च हुई। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है 30 वर्ष से जो कम उम्र, ठीक है, यानी जिनकी उम्र 30 वर्ष से कम है, तो 30 वर्ष से कम उम्र के युवा लेखकों को प्रशिक्षित करना, ताकि वे भारत में पठन पाठन और पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा दे सकें, साथ ही भारतीय साहित्य को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत कर सकें। तो ये इनका मुख्य उद्देश्य है योजना का, ठीक है, तो याद रखिएगा।
फिर आगे देख लेते हैं। आगे है ये संस्करण पिछले 2 सफल संस्करणों के बाद, ठीक है। ये संस्करण क्या है, ये संस्करण पिछले 2 सफल संस्करणों के बाद आया है, यानी इसके 3.0 नाम किस लिए है, क्योंकि इसके 2 संस्करण जो है वो संपन्न हो चुके हैं। अब याद रखिएगा जो क्रियान्वयन एजेंसी है, तो क्रियान्वयन एजेंसी कौन है, नेशनल बुक ट्रस्ट भारत सरकार, ये इस योजना की क्रियान्वयन एजेंसी है और इसका उद्देश्य है भारत की सांस्कृतिक और बौद्धिक धरोहर को उजागर करने के लिए नए लेखकों को तैयार करना। क्राइटेरिया दी गई है नए लेखक जो 30 वर्ष से कम उम्र के हैं। मेंटरशिप की अवधि की बात करें तो 30 जून 2025 से 30 दिसंबर 2025 तक की इसकी अवधि होगी, यानी 6 महीने तक की इस योजना की अवधि है। फिर अगली है बायो सारथी पहल। तो भारत सरकार ने भारतीय बायोटेक स्टार्टअप को उनकी घरेलू और वैश्विक पहुंच तथा व्यवसाय विस्तार में सहायता करने के लिए बायो सारथी पहल शुरू की है। कब शुरू हुई है, 21 मार्च 2025 को केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने, ठीक है, किसने शुरू किया है, केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने, उन्होंने बायो सारथी पहल को शुरू किया है। यह समारोह जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद यानी बिराक के 13वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित किया गया। इस अवसर पर भारत जैव अर्थव्यवस्था रिपोर्ट 2025 जारी की गई। बायो सारथी पहल एक 6 महीने का कार्यक्रम है, ठीक है, याद रखिएगा समय अवधि कितनी है, 6 महीने। 6 महीने का कार्यक्रम है जो संरचित मेंटर मेंटी जुड़ाव को बढ़ावा देगा। मेंटर एक अनुभवी व्यक्ति होता है जो स्टार्टअप उद्यमी को चुनौतियों से निपटने में मार्गदर्शन देता है। इस पहल में विदेशी विशेषज्ञों, विशेष रूप से बायोटेक क्षेत्र में सफल भारतीय प्रवासियों को शामिल करने पर ध्यान दिया जाएगा, ठीक है। तो ये इसमें था बेसिकली। अब इसमें यहाँ पर उद्देश्य दिया था कि भारतीय बायोटेक स्टार्टअप को उनकी घरेलू और वैश्विक पहुंच तथा व्यवसाय विस्तार में सहायता करने के लिए बायो सारथी पहल का उद्घाटन किया गया है 21 मार्च 2025 को। अगला एक स्कीम है कौन सी, सशक्त पंचायत नेत्री अभियान। तो कब, 4 मार्च 2025 को, ठीक है, याद रखिएगा डेट, 4 मार्च 2025 को पंचायती राज मंत्रालय द्वारा, कौन सी मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है, पंचायती राज मंत्रालय इसमें इन्वॉल्व है। तो नई दिल्ली में एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें 1 वर्ष तक, ठीक है, तो ये जो अभियान है ये कब तक चलेगा, 1 वर्ष तक चलेगा। 1 वर्ष तक चलने वाले सशक्त पंचायत नेत्री अभियान का शुभारंभ किया गया। यह अभियान पंचायती राज संस्थाओं की महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए क्षमता निर्माण हस्तक्षेपों को मजबूत करने के लिए एक रणनीतिक पहल है। इसका उद्देश्य हो गया उनकी, यानी किनकी, महिलाओं, तो महिलाओं की नेतृत्व क्षमता को तेज करना, निर्णय लेने की क्षमता में सुधार करना और जमीनी स्तर पर शासन में उनकी भूमिका को मजबूत करना। ये अगर आएगा तो आप ऐसे टिक मार दोगे। याद क्या रखना है कि एक तो पंचायती राज मंत्रालय इन्वॉल्व है, 1 वर्ष तक का ये अभियान चलेगा, 4 मार्च 2025 को शुरू हुआ है। फिर आगे देखते हैं। इस कार्यक्रम में 1200 से अधिक महिला पंचायत प्रतिनिधि विभिन्न राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में कार्यशाला में भाग लेंगी। कितनी, 1200 से अधिक महिला पंचायत प्रतिनिधि होंगी। ये पहली बार है जब पंचायती राज संस्थाओं की तीनों स्तरों की महिला निर्वाचित प्रतिनिधि एक राष्ट्रीय मंच पर एकत्र होंगी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है स्कीम, याद रखना है आपने। फिर है वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना। तो 1 जनवरी 2025 को यानी न्यू ईयर वाले दिन केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना को मंजूरी दी है। और कब, 25 नवंबर 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसको मंजूरी दे दी थी। अब इसका उद्देश्य क्या है, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन का उद्देश्य है छात्रों को शोध और शैक्षणिक संसाधनों तक सरलता से पहुंच प्रदान करना। इससे मुख्यतः भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT जैसे सरकारी वित्त पोषित उच्च शिक्षा संस्थानों के लगभग 18 मिलियन छात्र मुफ्त में अकादमिक पत्रिकाओं और शोध लेखों का लाभ उठा सकेंगे। तो ये याद रखना है, इसका क्या है, मुख्य उद्देश्य है कि छात्रों को शोध और शैक्षणिक संसाधनों तक सरलता से पहुंच प्रदान करना है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। योजना का लक्ष्य टियर 2 और टियर 3 शहरों में के छात्रों को उच्च गुणवत्ता वाली अनुसंधान संसाधनों तक समान पहुंच प्रदान करना है। अब इसकी क्रियान्वयन एजेंसी कौन होगी, तो विश्वविद्यालय UGC के तहत सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क, ठीक है, इन्फ्लीबीनेट, ठीक है, इन्फ्लीबीनेट ये इसका कार्यान्वयन एजेंसी होगी। UGC के साथ मिलकर ये इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से संचालित करेंगे। फिर एक कार्यक्रम है पंचायत से संसद 2.0 कार्यक्रम। तो 6 जनवरी 2025 को आदिवासी नेता बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती, ठीक है, 150वीं जयंती थी। तो बिरसा मुंडा के बारे में देख लेना आपने, ठीक है, उलगुलान विद्रोह भी कहा जाता है मुंडा विद्रोह को, तो आपने आइडिया होगा थोड़ा। ओम बिरला द्वारा संविधान सदन के सेंट्रल हॉल में
पंचायत से संसद 2.0 का उद्घाटन किया गया। तो एक तो पंचायत से संसद का उद्घाटन किसने किया है? ओम बिरला ने किया है, लोकसभा अध्यक्ष। कहाँ किया है? संविधान सदन के सेंट्रल हॉल में किया है। इसका आयोजन राष्ट्रीय महिला आयोग एवं लोकसभा सचिवालय द्वारा जनजाति मामलों के मंत्रालय के सहयोग से किया गया है। ठीक है, कौन कौन इन्वॉल्व है? राष्ट्रीय महिला आयोग इन्वॉल्व है, लोकसभा सचिवालय इन्वॉल्व है और साथ ही जनजाति मामलों का मंत्रालय इसमें इन्वॉल्व है। इस कार्यक्रम में 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अनुसूचित जनजातियों की 502 निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। ठीक है, इसका उद्देश्य पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों में विविध पृष्ठभूमि से निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों को संवैधानिक प्रावधानों, संसदीय प्रक्रियाओं तथा शासन संबंधी जानकारी प्रदान कर उन्हें सशक्त बनाना है। तो कुल मिला के जो संवैधानिक प्रावधान है उनसे उनको अवेयर करना है। ठीक है, पंचायत से संसद ये दूसरा संस्करण है। इसके पहले संस्करण का आयोजन जनवरी 2024 में 500 से अधिक प्रतिभागियों के साथ किया गया था। फिर अगला है शतावरी, बेहतर स्वास्थ्य के लिए। तो आयुष मंत्रालय ने 6 फरवरी 2025 को शतावरी बेहतर स्वास्थ्य के लिए नामक प्रजाति विशेष अभियान की शुरुआत की है। किसने शुरू किया है? आयुष मंत्रालय ने शुरू किया है, जिसका उद्देश्य है शतावरी के औषधीय लाभों के प्रति जागरूकता बढ़ाना। यह अभियान आंवला, मोरिंगा, गिलोय और अश्वगंधा जैसी औषधीय पौधों को बढ़ावा देने वाली पूर्व की पहलों की सफलता के बाद शुरू किया गया है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज दी है कि यह अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 15 अगस्त 2022 को घोषित पंचप्रण लक्ष्य का समर्थन करता है, जिसका उद्देश्य है 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना। महिला स्वास्थ्य सुधार में शतावरी को एक महत्वपूर्ण औषधि पौधे के रूप में मान्यता दी गई है और राष्ट्रीय औषधि पादप बोर्ड इस अभियान का नेतृत्व कर रहा है। तो ये आपको याद रखना है, ये जो शतावरी बेहतर स्वास्थ्य के लिए अभियान है इसका जो नेतृत्व कर रहा है, कौन कर रहा है? राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड इसका नेतृत्व कर रहा है। अब जो महत्वपूर्ण समितियां आयोग बने हैं उनकी बात कर लेते हैं। इसमें एक है दिनेश खारा समिति, ये इंपॉर्टेंट है, दिनेश खारा समिति। तो इरडाई ने बीमा अधिनियम 1938 की समीक्षा के लिए दिनेश खारा की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय समिति का गठन किया है। ठीक है, कितने मेंबर है इसमें? 7 सदस्य हैं। और ये जो दिनेश खारा समिति है ये है क्यों? बीमा अधिनियम 1938 की समीक्षा करने के लिए दिनेश खारा समिति का गठन किया गया है। 7 सदस्य हैं इसमें। अब थोड़ा देख लेते हैं कौन कौन है। कन्नन है, ठीक है, एन कन्नन है, सौरभ सिन्हा है, गिरीश राधाकृष्णन है, सीईओ आलोक मिश्रा हैं, राकेश जोशी और कानून विशेषज्ञ एल विश्वनाथन इसमें शामिल है। हालांकि इतना डिटेल में पूछेगा नहीं, बाकी आपने इतना याद रखना है कि दिनेश खारा समिति बनी क्यों है। ठीक है, इरडाई जो है वो एक वैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना, कैसा निकाय है? वैधानिक निकाय है, जिसकी स्थापना इरडा अधिनियम 1999 के तहत की गई है। यह भारत में बीमा उद्योग को विनियमित तथा प्रोत्साहित करने हेतु उत्तरदायी है। फिर बनी है एक कमेटी एमके जैन की। ठीक है, एमके जैन कमेटी। तो आरबीआई ने 20 जनवरी 2025 को यूनिवर्सल बैंकों और स्मॉल फाइनेंस बैंकों के लिए आवेदन मूल्यांकन हेतु एक नई स्थायी बाहरी सलाहकार समिति का गठन किया है। किसके लिए? ये जो यूनिवर्सल बैंक है और जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है, इनमें जो आवेदन है, ठीक है, इनके आवेदन के मूल्यांकन के लिए एक समिति का गठन किया गया है। अब इसमें कितने मेंबर हैं? 5 सदस्यीय समिति। ठीक है, तो 5 सदस्यीय समिति की अध्यक्षता आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर एमके जैन कर रहे हैं। तो एमके जैन कमेटी बनी क्यों है? ये जो यूनिवर्सल बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए आवेदन आते हैं, इनके मूल्यांकन हेतु इस समिति का गठन किया गया है। इसमें और कौन शामिल है? रेवती अय्यर हैं, पार्वती वी सुंदरम है, हेमंत जी कॉन्ट्रैक्टर हैं और साथ ही एनएस कन्नन इसमें भी शामिल हैं। ठीक है, याद रखिएगा, एन कन्नन थे आईसीसीआई प्रूडेंशियल लाइफ के, और ये भी हैं एन कन्नन जो ये भी जो हैं, ये दोनों कमेटी में, दिनेश खारा में भी हैं और एमके जैन कमेटी में भी शामिल हैं। अब ये जो एमके जैन वाली कमेटी बनी है, इसका कार्यकाल 3 वर्षों का होगा। फिर देखते हैं जो सम्मेलन, प्रदर्शनी, मेले, महोत्सव जो हुए हैं, इसमें एक है प्रकृति 2025। ठीक है, तो कब से? तो 24 से 25 फेब 2025 को कहाँ? नई दिल्ली में प्रकृति 2025 सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्बन बाजार पर, तो ये प्रकृति 2025 किस पे आधारित है? कार्बन बाजार पर, यानी कार्बन मार्केट पर आयोजित इस पहले सम्मेलन, ठीक है, पहला सम्मेलन है। इसका उद्घाटन किसने किया है? केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इसका उद्घाटन किया है और सम्मेलन का आयोजन ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा किया गया है। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ मिल गई। एक तो प्रकृति 2025 कब हुआ? 24 से 25 फरवरी। कहाँ हुआ? नई दिल्ली में हुआ।
ठीक है क्या? तो ये कार्बन मार्केट पर आयोजित है। पहला सम्मेलन है, उद्घाटन किसने किया है? मनोहर लाल खट्टर ने किया है। और सम्मेलन का आयोजन कौन कर रहा है? ऊर्जा दक्षता ब्यूरो जो है वो इसका आयोजन कर रहा है। यह सम्मेलन भारतीय कार्बन बाजार की कार्य प्रणाली को समझने और इसे कैसे गहरा विकसित किया जाए के उद्देश्य से आयोजित किया गया है। अगला है भारत कॉलिंग कॉन्फ्रेंस 2025। तो केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मुंबई में, कहां पर? मुंबई में आईएमसी चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा आयोजित भारत कॉलिंग कॉन्फ्रेंस 2025, ठीक है, भारत कॉलिंग कॉन्फ्रेंस 2025 का उद्घाटन 27 फरवरी 2025 को किया। तो याद रखिएगा, भारत कॉलिंग कॉन्फ्रेंस 2025 किसने आयोजित किया है? आईएमसी चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने किया है। कहाँ किया है? मुंबई में किया है। इसका उद्घाटन किसने किया है? पीयूष गोयल ने किया है। कब किया है? 27 फेब को, ठीक है, 27 फरवरी को इसका उद्घाटन हुआ है, जिसकी थीम थी विकसित भारत 2047 की राह, सबके लिए समृद्धि का मार्ग। इस सम्मेलन का उद्देश्य भारत की वैश्विक आर्थिक विकास में प्रमुख भूमिका को रेखांकित करना और एक प्रमुख निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित करना। फिर है गल्फ फूड 2025। तो कब से? तो 17 से 21 फरवरी, ठीक है, 17 से 21 फरवरी 2025 के बीच दुनिया की सबसे बड़ी खाद्य और पेय व्यापार प्रदर्शनी, ठीक है। तो गल्फ फूड क्या है? ये दुनिया की सबसे बड़ी खाद्य और पेय व्यापार प्रदर्शनी है। इसका आयोजन दुबई के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में किया गया है। कहाँ हुआ है गल्फ फूड 2025? ये दुबई में हुआ, ठीक है, दुबई के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में इसका आयोजन हुआ है, जिसकी थीम थी बी पार्ट ऑफ द नेक्स्ट फ्रंटियर इन फूड। अगला है बायोफैच। तो बायोफैच 2025 11 से 14 फरवरी 2025 के बीच दुनिया का अग्रणी जैविक खाद्य व्यापार मेला। तो ये क्या है? बायोफैच क्या है? ये दुनिया का अग्रणी जैविक खाद्य व्यापार मेला है। और कहाँ आयोजित हुआ है? जर्मनी के न्यूरेमबर्ग में, ठीक है, न्यूरेमबर्ग में आयोजित किया गया। अब इतना याद रखिएगा, बायोफैच 2025 कहाँ हुआ है? ये जर्मनी में आयोजित किया गया है, ठीक है। फिर इस आयोजन में अपीडा यानी प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अपीडा, इंडिया और न्यूरेमबर्ग मेसेजेंट्स के बीच एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किया गया, जिससे भारत को बायोफैच 2026 में भागीदार देश बनाया गया है। फिर अगला है कॉन्फ्रेंस ऑन फ्यूचर ऑफ जॉब्स 2025। तो 15 जनवरी 2025 को कॉन्फ्रेंस ऑन फ्यूचर ऑफ जॉब्स का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में हुआ है। तो ये जो कॉन्फ्रेंस हुई है फ्यूचर ऑफ जॉब्स की, ये कहाँ हुई है? न्यू दिल्ली में हुई है। कब हुई है? 15 जनवरी को, ठीक है, 15 जनवरी को, जिसकी थीम थी भविष्य के कार्यबल को स्वरूप देना, गतिशील दुनिया में विकास को गति देना। ये जो भविष्य का कार्यबल है इसको स्वरूप देना और गतिशील दुनिया में विकास को गति देना। इसे श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के सहयोग से आयोजित किया गया था। तो ये जो कॉन्फ्रेंस ऑन फ्यूचर ऑफ जॉब्स 2025 है, इसे श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के सहयोग से आयोजित किया गया। सम्मेलन में भारत के रोजगार परिवर्तन पर प्रकाश डाला गया है, जिसमें आरबीआई के KLEMS डेटाबेस के अंतिम अनुमान के अनुसार 2014-15 में 471.5 मिलियन से 2023-24 में 643 मिलियन तक नौकरियों में उल्लेखनीय वृद्धि को रेखांकित किया गया है। तो इनका कहना है कि 2014-15 में 471.5 मिलियन वैकेंसियाँ थी, नौकरियाँ थी। 2023-24 में कितनी है? 643 मिलियन। और ये डेटा किस आधार पर है? ये आरबीआई की एक रिपोर्ट है KLEMS, ठीक है, उसके आधार पर ये डेटा बताया गया है। फिर है ग्रामीण भारत महोत्सव 2025। तो नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में केंद्र सरकार के तत्वाधान में 4 से 9 जनवरी, ठीक है, कब से? 4 से 9 जनवरी 2025 के बीच ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया। 4 जनवरी को इसका उद्घाटन किसने किया है? प्रधानमंत्री मोदी ने किया है, ग्रामीण भारत महोत्सव 2025। थीम क्या थी इस महोत्सव की? विकसित भारत 2047 के लिए एक प्रतिस्कंधी ग्रामीण भारत का निर्माण, ठीक है। और इसका आदर्श वाक्य था गांव बढ़े तो देश बढ़े। याद रखिएगा, थीम क्या है? विकसित भारत 2047 के लिए एक प्रतिस्कंधी ग्रामीण भारत का निर्माण, जिसका मोटो क्या था? गांव बढ़े तो देश बढ़े। अगला टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता फिल्म महोत्सव 2024, ठीक है। तो कौन सा संस्करण है? 30वां संस्करण है अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता फिल्म महोत्सव। 4 से 11 दिसंबर 2024 को कहाँ संपन्न हुआ है? कोलकाता में संपन्न हुआ है। 29 देशों की 175 फिल्में महोत्सव के तहत प्रदर्शित की गई हैं और महोत्सव में जो फोकस कंट्री थी वो कौन थी? फ्रांस था, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता फिल्म महोत्सव की फोकस कंट्री कौन थी? फ्रांस। तपन सिन्हा द्वारा निर्देशित फिल्म गल्प होलेओ सोत्ती
महोत्सव की उद्घाटन फिल्म थी। तो ये जो महोत्सव की उद्घाटन फिल्म थी इसका क्या नाम था? गल्प होलेओ सोत्ती, और किसके द्वारा निर्देशित है? तपन सिन्हा द्वारा। महोत्सव में अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता वर्ग में बुल्गारिया की फिल्म तारिका, ठीक है, इसके निर्देशक हैं मिल्को राजाराव, को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन रॉयल बंगाल ट्रॉफी प्रदान की गई है। तो ये आपको याद रखना है कि इस जो फिल्म महोत्सव हुआ है इसमें गोल्डन रॉयल बंगाल ट्रॉफी किसको दी गई है? तो ये बुल्गारियन फिल्म है तारिका, जिसके निर्देशक हैं मिल्को राजाराव। वहीं भारतीय वर्ग में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो अवार्ड होता है इसका नाम है हीरा लाल सेन मेमोरियल अवार्ड, ठीक है, हीरा लाल सेन मेमोरियल अवार्ड। ये कन्नड़ भाषा की एक फिल्म है लाच्छी, जिसके निर्देशक हैं कृष्ण गोवड़ा, इनको ये अवार्ड मिला है हीरा लाल सेन मेमोरियल अवार्ड। फिर अगला है 12वां अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, कौन सा एडिशन? 12वां। तो 12वां अंतर्राष्ट्रीय रोगी सुरक्षा सम्मेलन 2025 भारत मंडपम नई दिल्ली में 22 फरवरी 2025 को 12वां अंतर्राष्ट्रीय रोगी सुरक्षा सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया, और सम्मेलन का केंद्रीय विषय था रोगी सुरक्षा का नया युग। फिर अगला है टॉपिक महिला शांति सैनिकों का पहला सम्मेलन 2025 में, ठीक है, पहला है, याद रखिएगा। तो 24 से 25 फरवरी 2025 को महिला शांति सैनिकों का पहला सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। सम्मेलन का मुख्य विषय है शांति अभियानों में महिलाएं, वैश्विक दक्षिण परिप्रेक्ष्य। यह सम्मेलन विदेश मंत्रालय द्वारा रक्षा मंत्रालय और संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना केंद्र के सहयोग से आयोजित किया गया, ठीक है। तो ये जो पहला महिला सम्मेलन है, महिला शांति सैनिकों का पहला सम्मेलन, ये किसने आयोजित किया है? तो एक तो इसमें विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय इंक्लूड है, और उसके साथ है संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना केंद्र। फिर याद रखिएगा 8वां हिंद महासागर सम्मेलन 2025, ठीक है, कौन सा एडिशन है? 8वां है। कब आयोजित हुआ है? 18 फरवरी को, ठीक है, 18 फरवरी 2025 को। कहाँ पर? मस्कट, ओमान में। 8वें हिंद महासागर सम्मेलन में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने, ठीक है, किसने प्रतिनिधित्व किया है? भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत का प्रतिनिधित्व किया है। और ये जो हिंद महासागर सम्मेलन है 8वां, इसका केंद्रीय विषय क्या था? समुद्री साझेदारी के नए क्षितिज की यात्रा। फिर नेक्स्ट टॉपिक है जलवायु लचीला भविष्य निर्माण सम्मेलन 2025। तो 19 से 22 मार्च, ठीक है, कब से? 19 से 22 मार्च, और ये कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में। भारत 2047 जलवायु लचीला भविष्य निर्माण सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया है। इसका आयोजन केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार और हार्वर्ड विश्वविद्यालय, अमेरिका के 2 संस्थानों के सहयोग से किया गया है। सम्मेलन का उद्देश्य प्रभावी नियोजन में बाधा डालने वाले महत्वपूर्ण ज्ञान अंतराल को पाटना है, ठीक है, यहाँ पर मिस प्रिंटिंग है, को पाटना है। तो ये बात हो गई सम्मेलनों की। अब साइंस और टेक से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स है उसको देख लेते हैं। जैसे वैज्ञानिकों ने भूमध्य सागर में सबसे अधिक ऊर्जावान न्यूट्रिनो की खोज की है। तो कहाँ की है सबसे अधिक ऊर्जावान न्यूट्रिनो की खोज? भूमध्य सागर में। तो वैज्ञानिकों ने भूमध्य सागर में KM3NET क्यूबिक किलोमीटर न्यूट्रिनो टेलीस्कोप वेधशाला का उपयोग करके उच्चतम ऊर्जा वाले न्यूट्रिनो की खोज की है, ठीक है। यह पूर्व में देखे गए किसी भी पार्टिकल की तुलना में 30 गुना अधिक ऊर्जावान है, जो फोटॉन से 10 से 15 गुना अधिक ऊर्जावान है। ऐसे स्टेटमेंट दे सकते हैं, याद रखिएगा कि पूर्व में जो देखे गए किसी भी पार्टिकल की तुलना में ये 30 गुना अधिक ऊर्जावान है। क्यूबिक किलोमीटर न्यूट्रिनो टेलीस्कोप, जिसका नाम हमने ऊपर देखा था KM3NET, सिसिली के, ठीक है, इटली का सिसिली द्वीप है, तो सिसिली के समुद्र तट से लगभग 80 किलोमीटर दूर भूमध्य सागर में 3.5 किलोमीटर गहराई में, ठीक है, 21 देशों के 300 वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के सहयोग से एक निर्माणाधीन यूरोपियन रिसर्च फैसिलिटी है जो न्यूट्रिनो का अध्ययन करती है। तो ये जो क्या है, ठीक है, इसकी बात की जा रही है KM3NET, ये है क्या है? ये यूरोपियन रिसर्च फैसिलिटी है जहां 29 देशों के 300 वैज्ञानिक और इंजीनियर सहयोग कर रहे हैं और न्यूट्रिनो का अध्ययन कर रहे हैं। ऐसी ही भारत की न्यूट्रिनो वेधशाला परियोजना भारत में कहाँ स्थित है? तो ये तमिलनाडु के थेनी जिले के पोट्टीपुरम गांव में 1200 मीटर गहरी गुफा में स्थापित करने का प्रस्ताव है, ठीक है। तो अभी प्रस्ताव है, स्थापित हुई नहीं है। तो याद रखिएगा भारत की न्यूट्रिनो वेधशाला कहाँ बनेगी? तमिलनाडु के थेनी जिले के पोट्टीपुरम गांव में। न्यूट्रिनो जिन्हें अक्सर घोस्ट पार्टिकल भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा घोस्ट पार्टिकल किनको कहते हैं? न्यूट्रिनो को कहते हैं। ये विद्युत रूप से तटस्थ यानी न्यूट्रल होते हैं, ठीक है, लगभग द्रव्यमान रहित होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं जो शायद ही कभी पदार्थ के साथ परस्पर क्रिया करते हैं। तो याद रखिएगा न्यूट्रल होते हैं, इसलिए परस्पर क्रिया शायद ही करते हों, ऐसा इनका कहना है। फिर एलन मस्क की AI कंपनी ने नया AI चैटबॉट गोर, ठीक है,
ग्रोक है, वैसे इन्होंने ग्रोक, इन्हें स्पेलिंग गलत लिखी है, ग्रोक 3 लॉन्च किया है। तो याद रखिएगा जो नया स्मार्ट एआई चैटबॉट आया है ग्रोक 3, ठीक है, ये किसका है? एलन मस्क की एआई कंपनी ने इसको लॉन्च किया है। जैसे आप एक्स चलाते हो यानी ट्विटर, तो वहां पर आपको ये ग्रोक दिखेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा ग्रोक 3 एलन मस्क की एआई कंपनी ने इसे लॉन्च किया है, बस इतना याद रखना, बाकी बहुत ज़्यादा चीज़ें देखने की जरूरत है नहीं। पहली बार आईवीएफ तकनीक से कंगारू भ्रूण का विकास किया गया है। तो वैज्ञानिकों ने एक ऐतिहासिक सफलता प्राप्त करते हुए पहली बार आईवीएफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन तकनीक का उपयोग करके कंगारू भ्रूण तैयार किए हैं। तो याद रखिएगा, पूछ सकता है कि पहली बार आईवीएफ तकनीक ने किसका विकास किया गया है? तो कंगारू भ्रूण का विकास किया गया है। यह अध्ययन ऑस्ट्रेलिया की क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों द्वारा किया गया है और इसे रिप्रोडक्शन फर्टिलिटी एंड डेवलपमेंट नामक वैज्ञानिक पत्रिका में हाल ही में प्रकाशित किया गया। आईवीएफ तकनीक अब तक मुख्य रूप से मनुष्यों और पालतू जानवरों में प्रयुक्त होती रही है, लेकिन मार्सुपियल्स में इसका उपयोग अब तक सीमित था और इन्होंने ये करके इसको मतलब और ज़्यादा डेवलप कर दिया है। फिर अंतरिक्ष, ठीक है, यानी स्पेस टेक में अगर हम देखें तो दिगंतारा ने दुनिया का पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष निगरानी उपग्रह लॉन्च किया है। तो याद रखिएगा, दुनिया का पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष निगरानी उपग्रह किसने लॉन्च किया है? तो दिगंतारा ने लॉन्च किया है। अब डिटेल देखते हैं। देश की बेंगलोर स्थित अंतरिक्ष स्टार्टअप कंपनी दिगंतारा क्या है? ये अंतरिक्ष स्टार्टअप कंपनी है, कहाँ है? बेंगलोर में है। इसने दुनिया का पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष निगरानी उपग्रह लॉन्च किया है। थोड़ा स्कैन में दिक्कत आई है तो आप थोड़ा सा मैनेज कर लेना। जो पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे 5 सेंटीमीटर तक की छोटी वस्तुओं को ट्रैक करने में सक्षम है। अंतरिक्ष स्टार्टअप दिगंतारा ने 14 जनवरी 2025 को स्पेस एक्स के ट्रांसपोर्टर 12 रॉकेट द्वारा वेंडरबर्ग कैलिफोर्निया से अंतरिक्ष निगरानी उपग्रह स्कॉट का सफल परीक्षण किया है। ठीक है, ये जो इन्होंने दुनिया का पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष निगरानी उपग्रह भेजा है, इसका नाम क्या है? स्कॉट। भेजा किससे है? स्पेस एक्स के ट्रांसपोर्टर 12 रॉकेट द्वारा इसको भेजा गया है। ठीक है, सैटेलाइट के प्रक्षेपण के बाद इसे सूर्य समकालिक कक्षा में स्थापित किया गया है, जो इसे पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थित उन वस्तुओं को वर्तमान सेंसरों की तुलना में अधिक दक्षता से ट्रैक करने में सक्षम बनाता है। फिर और आगे अगर हम बात करें तो बेंगलोर स्थित एक अन्य अंतरिक्ष स्टार्टअप पिक्सल के 3 फायरफ्लाई उपग्रह स्पेस एक्स के ट्रांसपोर्टर 12 रॉकेट से ही प्रक्षेपित किए गए हैं। एक तो आपने स्कॉट देख लिया, प्रक्षेपित किया गया है। दूसरा एक अंतरिक्ष स्टार्टअप है पिक्सल, इसके 3 फायरफ्लाई उपग्रह जो है वो भी स्पेस एक्स के ट्रांसपोर्टर 12 रॉकेट से प्रक्षेपित किए गए हैं। फायरफ्लाई इस समय दुनिया का सर्वाधिक रिजोल्यूशन वाला व्यावसायिक स्तर का हाइपर स्पेक्ट्रल्स उपग्रह समूह है। तो याद रखिएगा, ठीक है, सर्वाधिक रिजोल्यूशन वाला व्यावसायिक स्तर का हाइपर स्पेक्ट्रल उपग्रह समूह है कौन? फायरफ्लाई। फिर चंद्रयान 3 के डेटा पर आधारित चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का पहला विस्तृत भूवैज्ञानिक मानचित्र जारी किया है। तो याद रखिएगा, ये पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है कि भाई चंद्रयान 3 के डेटा पर क्या क्या चीज़ें आई हैं, वो आप याद रखिएगा। तो भारतीय वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 मिशन के डेटा का उपयोग करके चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का पहला विस्तृत भूवैज्ञानिक मानचित्र फरवरी 2025 में जारी कर ऐतिहासिक उपलब्धि प्राप्त की है। यह नया मानचित्र चंद्र सतह की स्थलाकृति, गड्ढों के निर्माण और भूवैज्ञानिक इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। मानचित्र में चंद्रयान 3 के लैंडिंग स्थल के आसपास के विविध भूभागों को दर्शाया गया है, जिसमें उच्च भूमि और निम्न भूमि के मैदान शामिल हैं। ठीक है, फिर इसके अतिरिक्त वैज्ञानिकों ने शोमबर्गर क्रेटर से निकलने वाले मलबे के संरक्षण का अध्ययन किया, जिससे यह पुष्टि होती है कि इस गड्ढे से निकले टुकड़ों ने चंद्रयान 3 के लैंडिंग क्षेत्र की सतह को आकार दिया है। ठीक है, वैसे पीसीएस के हिसाब से इसमें ज़्यादा कुछ पूछने वाला है नहीं, तो आप छोड़ भी सकते हो, लेकिन यूपीएससी वाले अगर इसको पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। ठीक है, सारी चीज़ें ऊपर छोड़ दो, बाकी आगे देखते हैं। CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण हो गया है। तो इसरो ने तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में इसरो प्रोपल्सन कॉम्प्लेक्स में अपने CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का समुद्र स्तरीय गर्म परीक्षण को सफलतापूर्वक पूरा किया है। 29 नवंबर 2024 को आयोजित यह परीक्षण महत्वपूर्ण है। इसरो द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित CE-29 क्रायोजेनिक इंजन भारत की अंतरिक्ष अन्वेषण क्षमताओं को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, तो ये CE-20 क्या है? ये क्रायोजेनिक इंजन है। फिर इसरो का स्पैडेक्स मिशन पूर्णतः सफल हो गया है, बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में रहा है, याद रखिएगा। तो इसरो ने अंतरिक्ष क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि अर्जित करते हुए बाहरी अंतरिक्ष में 2 छोटे उपग्रहों को डॉक करने यानी जोड़ने और अनडॉक यानी अलग करने के मिशन को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। फिर स्पैडेक्स मिशन के तहत 2 चेजर
व टारगेट को एक साथ जोड़ने का सफल प्रयोग किया गया और इस मिशन की सफलता के बाद अमेरिका, रूस व चीन के बाद भारत क्या बन गया है? चौथा देश बन गया है जिसके पास ऐसी क्षमता है। स्पेडेक्स मिशन के तहत इसरो ने 220 से 220 ही दिया है, तो 220 किलोग्राम वजन के दो उपग्रह थे, SDX-101 और SDX-02 का एक साथ प्रक्षेपण श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किससे किया है? PSLV C60, ठीक है, PSLV C60 के द्वारा 30 दिसंबर 2024 को किया गया था। याद रखिएगा डेट भी 30 दिसंबर 2024 को किया गया था। किस रॉकेट के द्वारा? तो PSLV C60 के द्वारा किया गया है, SDX-01, SDX-02, ठीक है। स्पेडेक्स मिशन के तहत ये भेजे गए थे उपग्रह। फिर आगे इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, वो आप छोड़ सकते हो, पढ़ना चाहे तो आप PDF से देख लेना। बाकी देखते हैं। तो स्पेडेक्स मिशन की सफलता भारत के प्रस्तावित अंतरिक्ष कार्यक्रमों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मतलब इसका उद्देश्य हम बेसिकली देखेंगे, भविष्य में चंद्रमा से नमूने लाने, गगनयान मिशन के तहत अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यात्री भेजने तथा अपना स्वयं का अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने के लिए डॉकिंग व अनडॉकिंग की विशेषज्ञता आवश्यक होगी, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के लिए डॉकिंग व अनडॉकिंग किया गया है। और फिर आगे देखते हैं, भारत का लक्ष्य क्या है कि 2035 तक अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करना है। तो याद रखिएगा, जो अंतरिक्ष स्टेशन खुद का स्थापित करना है भारत को, वो कब तक लक्ष्य है? 2035 तक, जिसके लिए पहला मॉड्यूल 2028 में लॉन्च किया जाएगा। स्पेडेक्स मिशन के तहत एक और बड़ी उपलब्धि, इसरो ने अंतरिक्ष में सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण में केवल 4 दिन में लोबिया के बीजों को अंकुरित कराने की प्राप्त की है। तो याद रखिएगा, किसके बीजों के? लोबिया के बीजों। तो PSLV C60 से भेजे गए पोयम 4 यानी PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंट मॉड्यूल पर एक CROPS क्रॉप्स, ठीक है, क्रॉप्स पेलोड भी इसरो ने भेजा। तो PSLV C60 से साथ एक पोयम मॉड्यूल था, उसमें क्रॉप्स पेलोड भी भेजा गया है। और विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में डिजाइन किए गए क्रॉप्स ने अंतरिक्ष में सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण में लोबिया के बीज को केवल 4 दिन में ही अंकुरित करा दिया है, ठीक है। किसके बीज को? लोबिया के बीज को। अब क्रॉप्स की अगर हम बात करें तो क्रॉप्स पेलोड एक उन्नत एवं स्वचालित प्रणाली है जिसे सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण परिस्थितियों में बीज अंकुरण व पौधों की स्थिरता के अध्ययन के लिए विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में विकसित किया गया है। तो पूछ सकते हैं कि चर्चा में रहा क्रॉप्स पेलोड क्या है? तो याद रखिएगा, ये एक उन्नत एवं स्वचालित प्रणाली है जिसे सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण परिस्थितियों में बीज अंकुरण व पौधों की स्थिरता के अध्ययन के लिए विकसित किया गया है। पालक की कोशिकाओं के विकास का अध्ययन भी इसके तहत किया गया है, ठीक है। एक तो आपने लोबिया देख लिया और दूसरा पालक की कोशिकाओं का भी जो विकास हुआ है उसका अध्ययन भी इसके तहत किया गया है। PSLV C60 के द्वारा भेजे गए पोयम 4 मॉड्यूल पर पहली अंतरिक्ष रोबोटिक आर्म के सफल संचालन की महत्वपूर्ण उपलब्धि भी इसरो को इस मिशन में प्राप्त हुई है। तो कुल मिला के स्पेडेक्स मिशन में कई सारे इसमें घटक हैं, वो आपको याद रखना है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, PSLV C59 द्वारा, आपने C60 वाला देख लिया, अब देखिए PSLV C59 द्वारा यूरोपीय स्पेस एजेंसी के सोलर मिशन प्रोबा 3 का सफल प्रक्षेपण हुआ है। तो PSLV C60 के द्वारा क्या किया गया है? ये यूरोपीय स्पेस एजेंसी है, इसके सोलर मिशन का सफल प्रक्षेपण किया गया है। तो इसरो ने कब? 5 दिसंबर 2024 को यूरोपीय स्पेस एजेंसी, ठीक है, के सोलर मिशन प्रोबा 3 का सफल प्रक्षेपण कर उसके 2 उपग्रहों कोरोनाग्राफ और ऑकल्टर को अंतरिक्ष में पूर्व निर्धारित अंडाकार कक्षा में स्थापित कर दिया है। तो याद रखिएगा, ये कोरोनाग्राफ और ऑकल्टर ये उपग्रह किस मिशन से संबंधित हैं? प्रोबा 3 से, ठीक है। फिर प्रोबा 3 का यह प्रक्षेपण आंध्र प्रदेश से श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से 44.5 मीटर लंबे PSLV C59 रॉकेट के द्वारा किया गया है। इस प्रक्षेपण के लिए इसरो की वाणिज्यिक इकाई, तो ये जो न्यू स्पेस इंडिया है, ये क्या है? इसरो की वाणिज्यिक संस्था है। तो NSIL को यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी से अनुबंध मिला था, ठीक है। तो अनुबंध के हिसाब से ये सारी चीज़ें की गई हैं। फिर इस प्रक्षेपण के लिए इसरो ने PSLV XL का प्रयोग किया है, एक्स्ट्रा लार्ज वाला जो इसका साइज है PSLV का, उसका प्रयोग किया गया है। और प्रोबा 3 मिशन है क्या? तो प्रोबा 3 मिशन सूर्य के कोरोना का अध्ययन करने के लिए डिजाइन किया गया है। याद रखिएगा, किसका है? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का ये मिशन है प्रोबा 3, सूर्य के कोरोना का अध्ययन करने के लिए। भेजा किसने है? भेजा भारत ने है। किससे? PSLV C59 मिशन के अंतर्गत। और इस मिशन का एक मुख्य उद्देश्य है सटीक फॉर्मेशन फ्लाइंग का प्रदर्शन करना भी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें याद रखना है। फिर सुनीता विलियम्स की ड्रैगन कैप्सूल से धरती पर सफल वापसी हुई है। आपको डेट याद रखना है कि कब वापस आई थी। तो भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स की अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर
कितने महीने बाद आई हैं? 9 महीने के प्रवास के बाद 19 मार्च 2025 की धरती पर सुरक्षित वापसी हुई है। ठीक है, 19 मार्च 2025 को ये धरती पर वापस आई हैं। अंतरिक्ष स्टेशन पर कितने महीने रही हैं? तो 9 महीने वहाँ पर रह गई। एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स का ड्रैगन कैप्सूल क्रू 9 सुनीता विलियम्स सहित 4 अंतरिक्ष यात्रियों के साथ फ्लोरिडा के समुद्र में लैंड हुआ, जहां से अंतरिक्ष यात्रियों को 45 दिनों के पुनर्वास कार्यक्रम के लिए ह्यूस्टन ले जाया गया है। तो आई किससे हैं ये याद रखिएगा, एलन मस्क की कंपनी है स्पेसएक्स, इनका रॉकेट है, ठीक है, ड्रैगन कैप्सूल क्रू 9, तो इसके अंतर्गत इनकी वापसी हुई है। धरती पर वापस लौटे अंतरिक्ष यात्रियों में सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर, जिनका बेचारों का नाम ही नहीं लिया गया, तो सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर 9 महीने 14 दिन के बाद पृथ्वी पर वापस लौटे थे। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। फिर 19 मार्च 2025 को आए हैं, 9 महीने वहाँ फंस गए थे, और जो ड्रैगन कैप्सूल क्रू 9 है इसके अंतर्गत आए हैं। साथ में कौन था? बुच विल्मोर थे। फिर आगे देख लेते हैं। आगे है, इसरो ने अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए स्वदेशी 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर विकसित किया है। किसके लिए? अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए। तो इसरो ने मार्च 2025 में 2 उन्नत 32 बिट माइक्रो प्रोसेसरों, अब याद रखिएगा ये जो विक्रम 3201 और कल्पना 3201, पूछ सकता है कि ये न्यूज़ में रहा है, ये क्या है? तो ये क्या है? माइक्रो प्रोसेसर है अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए। विक्रम 3201 पूर्णतः भारत में निर्मित पहला 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर है जिसे प्रक्षेपण वाहनों में प्रयोग किया जाएगा। और कल्पना 3201 अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए एक बहुमुखी प्रोसेसर है। ठीक है, तो ये दोनों आपको याद रखने की ये हैं क्या। फिर आगे देख लेते हैं। वैज्ञानिकों ने आकाशगंगा के चारों ओर आइंस्टीन रिंग की खोज की है। तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के यूक्लिड अंतरिक्ष दूरबीन ने, ठीक है, ये जो यूक्लिड अंतरिक्ष दूरबीन है ये किसकी है? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी की है। इसने क्या किया है कि पृथ्वी से लगभग 590 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर एक आकाशगंगा है NGC 6505 के चारों ओर एक आइंस्टीन रिंग की, यानी प्रकाश की दुर्लभ अंगूठी की खोज की है। काम की चीज क्या है? आइंस्टीन रिंग। तो आइंस्टीन रिंग एक गोलाकार प्रकाश संरचना है जो गुरुत्वीय लेंसिंग के कारण बनती है। तो आइंस्टीन रिंग का निर्माण किसके वजह से होता है? गुरुत्वीय लेंसिंग के कारण होती है। गुरुत्वीय लेंसिंग आइंस्टीन के सामान्य सापेक्षता सिद्धांत का एक उदाहरण है, जिसमें एक विशाल खगोलीय पिंड या आकाशगंगा के गुरुत्वाकर्षण से किसी दूरस्थ वस्तु से आने वाला प्रकाश मुड़ जाता है और एक वलय का निर्माण करता है। ठीक है, तो आपने सापेक्षता का सिद्धांत पढ़ा होगा। पहली आइंस्टीन रिंग की खोज कब हुई थी? 1987 में की गई थी। अब यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप ने 2023 में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च कर पृथ्वी से 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर लैग्रेंजियन बिंदु 2 पर स्थापित किया है। तो ये आपको याद रखना है, ये जो यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप है तो ये कहाँ पर है? लैग्रेंजियन बिंदु 2 पर स्थापित की गई है। फिर अगला है, नासा के चंद्र मिशन लूनर ट्रेल ब्लेजर की चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग हो गई है। तो लूनर ट्रेल ब्लेजर ये किसका है? नासा का है। और क्या है ये? चंद्र मिशन है। ठीक है, लूनर से स्पष्ट है। तो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के केनेडी स्पेस सेंटर से चांद की सतह पर पानी की खोज के लिए, तो ये क्यों गया है लूनर ट्रेल ब्लेजर? चांद की सतह पर पानी की खोज के लिए भेजा गया है। स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट की मदद से 26 फरवरी 2025 को लूनर ट्रेल ब्लेजर को अंतरिक्ष में भेजा गया। ठीक है, मिशन में एथेना नाम का एक मून लैंडर भी है। क्या है इसका नाम? मून लैंडर का एथेना, जो 6 मार्च 2025 को चांद के दक्षिणी हिस्से में स्थित मोन्स मूटन पठार, अब याद रखिएगा ये जो मोन्स मूटन पठार है ये कहाँ है? ये चंद्रमा के दक्षिणी हिस्से में स्थित है। तो मोन्स मूटन पठार पर पूर्व निर्धारित स्थान पर लैंड ना कर उससे लगभग 20 फुट दूर लैंड किया। ये जो एथेना था ये इसका निर्धारित था कि यहाँ उतरेगा, लेकिन उस जो निर्धारित जगह से 20 फीट दूर लैंड किया है। इस मिशन को नोकिया की 4G की मदद से मोबाइल नेटवर्क और चंद्रमा पर संसाधनों के प्रयोग का भी परीक्षण करना है। तो ये भी याद रखना आपने। फिर है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में तीसरे लॉन्च पैड की स्थापना का निर्णय लिया गया है। कहाँ होगा तीसरा लॉन्च पैड? ये सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में। पहले से 2 वहाँ पर मौजूद थे, अब एक तीसरा भी पैड जो है अंतरिक्ष पैड बनाया जाएगा, लॉन्च पैड। ठीक है, तो याद देखते हैं इसमें 16 जनवरी 2025 में बैठक हुई, वहाँ पर तीसरे लॉन्चिंग पैड की स्थापना का निर्णय सरकार ने लिया है। वर्तमान में भारत की अंतरिक्ष रॉकेट प्रणालियाँ 2 लॉन्च पैड्स पर निर्भर हैं, इसके लिए अब नया आया है। ठीक है, तो जो एक है तो पहला लॉन्च पैड 30 वर्ष पूर्व बनाया गया था PSLV और SSLV के लिए। ठीक है, दूसरा GSLV और LVM-3 के लिए बनाया गया था।
अब तीसरे लॉन्च पैड को NGLV के लिए, नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल के लिए बनाया जा रहा है। यानी दो लॉन्च पैड थे, पहले जो थे वो PSLV और SSLV के लिए थे, दूसरा जो था वो GSLV और LVN3 के लिए था लॉन्च पैड। अब तीसरा जो आ रहा है वो NGLV यानी नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल, ठीक है। और ये क्या होगा, ये 30 टन तक का पेलोड ले जाने के लिए NGLV का विकास किया जा रहा है। कितना? 30 टन का पेलोड ये ले जा सकता है। फायरफ्लाई के ब्लू घोस्ट मिशन की चंद्रमा पर सफल लैंडिंग हुई है। तो सब चंद्रमा पर जा रहे हैं, तो याद रखिएगा ये चंद्रमा पर एक और मिशन है ब्लू घोस्ट मिशन। ये किसका है? फायरफ्लाई, हमने ऊपर भी देखा था, ठीक है। एक अमेरिकी कंपनी है फायरफ्लाई एरोस्पेस, इसने क्या किया है, अपने ब्लू घोस्ट मिशन 1 को चांद पर सफलतापूर्वक लैंड किया है। 2 मार्च 2025 को यह चांद पर सीधा उतरने वाला पहला और निजी क्षेत्र का दूसरा मिशन बना है, ठीक है। चांद पर सीधा उतरने वाला पहला और निजी क्षेत्र का दूसरा मिशन है। इस मिशन का उपनाम है घोस्ट राइडर्स इन द स्काई तथा इसे 15 जनवरी 2025 को SpaceX Falcon 9 रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया था। यह चंद्रमा के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित ज्वालामुखी संरचना मॉन्स लैट्रेल के पास उतरा और ब्लू घोस्ट के लैंडर का नाम क्या है? गोल्डन, ठीक है। अभी आपने ऊपर देखा था यहाँ पर, ये नासा वाला, इसका नाम क्या था? यहाँ का जो लैंडर था इसका नाम था इथना। ये चंद्रमा के दक्षिणी हिस्से में स्थित जो मोन्स मूटन पठार है उसके लिए गया है। और ये जो गया है फायरफ्लाई का ब्लू घोस्ट मिशन, ये गया है उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है ज्वालामुखी संरचना मॉन्स लैट्रेल के पास उतरा है। और ब्लू घोस्ट के जो लैंडर का नाम है इसका नाम क्या है? गोल्डन, ठीक है। ब्लू घोस्ट का लैंडर का चंद्र सतह पर कार्यकाल 14 दिन का होता है। ये आपको 14 दिन का था, ठीक है। बस इतना याद रखना है, बाकी इतना डिटेल में ना भी पूछेगा, ये याद रखना किसका मिशन था, क्या नाम था और क्यों गया था। तो इसरो ने दुनिया का सबसे बड़ा 10 टन प्रणोदक मिक्सर का अनावरण किया है, ठीक है। तो इसरो ने एक बड़ी तकनीकी सफलता के तहत ठोस रॉकेट मोटर्स के लिए दुनिया का सबसे बड़ा 10 टन प्रणोदक मिक्सर का अनावरण 13 फरवरी 2025 को किया है। मिक्सर का वजन 150 टन है, इसकी ऊंचाई 8.7 मीटर, लंबाई 5.4 मीटर और चौड़ाई कितनी है? 3.3 मीटर। यह रॉकेट लॉन्च के लिए आवश्यक ठोस प्रणोदक सामग्री के सटीक और सुरक्षित मिश्रण को सुनिश्चित करता है, तो इसलिए बस इसको लॉन्च किया गया है, बस इतना है। फिर है SpaceX का फ्रैम 2 मिशन। तो SpaceX ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए फ्रैम 2 मिशन को लॉन्च किया है, ठीक है। तो फ्रैम 2 मिशन किसने लॉन्च किया है? SpaceX ने लॉन्च किया है। तो ये जो फ्रैम 2 मिशन है ये है क्या? तो ये पृथ्वी की ध्रुवीय कक्षा में जाने वाला पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है, ठीक है। याद रखिएगा, पृथ्वी की ध्रुवीय कक्षा में जाने वाला पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है फ्रैम 2। किसने लॉन्च किया है? SpaceX ने। तो नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से फॉल्कन 9 रॉकेट द्वारा 31 मार्च 2025 को प्रक्षेपित इस मिशन में पूरी तरीके से नागरिकों की टीम शामिल है, जो 90 डिग्री पोलर ऑर्बिट में 3 से 5 दिन की अंतरिक्ष यात्रा करेगी, ठीक है। कितने दिन की यात्रा होगी? 3 से 5 दिन की अंतरिक्ष यात्रा होगी 90 डिग्री पोलर ऑर्बिट में। इस मिशन का उद्देश्य मानव अंतरिक्ष अनुसंधान को आगे बढ़ाना है, जिसमें 22 वैज्ञानिक प्रयोग किए जाएंगे, ठीक है। यह 16वां मानव युक्त मिशन है जिसमें पुनः प्रयोग किए जा सकने वाले क्रू ड्रैगन अंतरिक्ष यान का प्रयोग हुआ है। आज तक कोई भी इंसान अंतरिक्ष से दोनों ध्रुवों के ऊपर से उड़ान नहीं भर पाया है, क्योंकि इसके लिए सामान्य की तुलना में काफ़ी ज़्यादा ईंधन की ज़रूरत पड़ती है। मिशन की कमान किसके हाथ में है? तो चुन वांग के हाथों में है, जिनके साथ हैं जैनिके मिकेल्सन, रबिया रोगे और एरिक फिलिप्स। नाम पूछ सकते हैं, तो याद रखिएगा फ्रैम 2 मिशन में कौन लोग शामिल हैं? चुन वांग है, जैनिके मिकेल्सन है, रबिया रोगे हैं और एरिक फिलिप्स हैं। अब डिफेंस में देखते हैं, तो VLSRS-AM मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। किसने किया है? DRDO ने। तो DRDO ने 26 मार्च 2025 को, ठीक है, ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से स्वदेशी रूप से विकसित वर्टिकल लॉन्च्ड शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। तो कैसा है ये? सरफेस टू एयर, ठीक है, यानी सतह से हवा की ओर। यह मिसाइल दुश्मन की रडार की पकड़ में नहीं आती है और क्षण भर में ही दुश्मन के किसी भी हवाई खतरे को नष्ट कर सकती है। ये सारी बातें हो गई। आगे देखते हैं इसकी लिमिट क्या है। इस मिसाइल की मारक क्षमता 30 किलोमीटर तक है और 12 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये जा सकती है। इसका वजन है 154 किलोग्राम तथा लंबाई 12.6 फीट है। नौसेना के जंगी जहाज में इसे वर्टिकल लॉन्च सिस्टम में लगाया जाता है, इसलिए इसे वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल भी कहते हैं। और इसका निर्माण किसने किया है? तो DRDO और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड यानी BDL द्वारा किया गया है। याद रखिएगा, किसने किया है इसका निर्माण?
ठीक है, VLSRSAM का तो DRDO ने किया है प्लस BDL ने किया है, देखा है आपने, ठीक है, BDL। अगला टॉपिक है स्वदेशी युद्धपोत सूरत व नीलगिरी तथा पनडुब्बी वाक्सीर नौसेना में शामिल हो गई है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 जनवरी 2025 को, ठीक है, मुंबई स्थित नौसेना डॉकयार्ड में स्वदेशी तकनीक में निर्मित अत्याधुनिक युद्धपोत, अब ये जो सूरत और नीलगिरी हैं ये क्या है, सूरत और नीलगिरी क्या है, ये अत्याधुनिक युद्धपोत हैं और इनके साथ ही पनडुब्बी वाक्सीर को एक साथ नौसेना में कमीशन किया गया। तो ये जो सूरत और नीलगिरी हैं ये युद्धपोत हैं, बाकी वाक्सीर क्या है, ये पनडुब्बी है। भारतीय नौसेना के युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो द्वारा डिजाइन किए गए तथा मुंबई स्थित मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा निर्मित हैं। तो ये आपने याद रखना है किसके द्वारा निर्मित है, मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा, यानी MDL के द्वारा। नौसेना में शामिल किए गए इन तीनों बैटल शिप्स में INS नीलगिरी क्या है, एक फ्रिगेट है, जबकि INS सूरत अत्याधुनिक विध्वंसक यानी डिस्ट्रॉयर है। INS वाक्सीर क्या है, ये आधुनिक हथियार प्रणालियों से सुसज्जित P-75 स्कॉर्पियन श्रेणी की छठी और अंतिम पनडुब्बी है, ठीक है। नौसेना में शामिल किया गया INS नीलगिरी प्रोजेक्ट 17A के अंतर्गत बनाए जा रहे स्टील्थ फ्रिगेट क्लास के 7 फ्रिगेट्स में पहला है। तो याद रखिएगा प्रोजेक्ट 17A किससे रिलेटेड है, ये जो स्टील्थ फ्रिगेट क्लास बनाए जा रहे हैं उनसे संबंधित है प्रोजेक्ट 17A, और उसमें INS नीलगिरी क्या है, ये पहला है। वहीं INS सूरत प्रोजेक्ट 15 भी, ठीक है, प्रोजेक्ट 15 भी क्या है, ये स्टील्थ डिस्ट्रॉयर, ठीक है, डिस्ट्रॉयर क्लास का चौथा और अंतिम जहाज है INS सूरत। और इसमें 3 अन्य युद्धपोत कौन है, INS विशाखापट्टनम, INS मार्मागो है बेसिकली ये, INS इम्फाल। तो ये हो गए 3 इसके, ठीक है, बाकी चौथा है INS सूरत। फिर आगे देखते हैं INS सूरत के बारे में थोड़ा डिटेल दिया है कि INS सूरत जो है ये 7400 टन विस्थापन क्षमता वाला 164 मीटर लंबा एक निर्देशित मिसाइल विध्वंसक होने के कारण एक शक्तिशाली युद्धपोत है, ठीक है। INS सूरत क्या है, शक्तिशाली युद्धपोत जो सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों, जहाज रोधी मिसाइलों व टारपीडो सहित अत्याधुनिक हथियारों से सुसज्जित है। फिर है कलवरी क्लास की पनडुब्बी INS वाक्सीर, ये अत्याधुनिक एवं अति शक्तिशाली पनडुब्बी है जो सतह युद्ध, पनडुब्बी रोधी युद्ध और समुद्री बारूद बिछाने तथा खुफिया जानकारी एकत्र करने जैसे कार्यों को कर सकती है। टारपीडोज व एंटीशिप मिसाइलों से लैस INS वाक्सीर का निर्माण फ्रांस के नेवल ग्रुप के सहयोग से मझगांव डॉक द्वारा किया गया है, ठीक है, इसमें फ्रांस के नेवल ग्रुप का सहयोग है। और जो अन्य 5 पनडुब्बियां हैं, INS कलवारी हो गया, INS खंडेरी हो गया, करंज हो गया, वेला व वागीर, ठीक है, और उसके बाद वाक्सीर छठी। अगला टॉपिक है पहली स्वदेशी NASM-SR मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। तो भारत ने ओडिशा के तट से चांदीपुर में पहली स्वदेशी नेवल एंटी शिप मिसाइल, ठीक है, क्या है ये, नेवल एंटी शिप मिसाइल 25 फरवरी 2025 को इसका परीक्षण किया गया। यह परीक्षण भारत की नौसैनिक युद्ध क्षमता में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुई है। यह परीक्षण DRDO और भारतीय नौसेना के संयुक्त प्रयास से चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज में किया गया। फिर रक्षा मंत्रालय के अनुसार यह मिसाइल समुद्र की सतह के बेहद नज़दीक सी स्कीमिंग मोड में उड़ान भरते हुए अधिकतम दूरी पर स्थित अपने लक्ष्य को भेदने में सफल रही है। NASM-SR पूरी तरीके से स्वदेशी रूप से विकसित मिसाइल प्रणाली है जो दुश्मन के युद्धपोतों को निशाना बनाने के लिए बनाई गई है। इसकी अन्य विशेषताएं हम आगे देखते हैं, ठीक है। यह मिसाइल उड़ान के दौरान रीटारगेटिंग की क्षमता रखती है और पायलट को लाइव इमेज भेजती है। यह समुद्र की सतह के करीब करीब उड़ान भरती है जिससे दुश्मन के रडार की पकड़ आने से ये बचती है, ठीक है। और इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर तकनीक पर आधारित यह लक्ष्य को सटीक पहचानने और अंतिम चरण में दिशा निर्देशित करने में सहायक होती है। तो ये इसकी मुख्य विशेषताएं हो गई। फिर अगला टॉपिक है पोत उत्कर्ष का जलावतरण। निजी क्षेत्र की कंपनी है L&T यानी लार्सन एंड टुर्बो, ठीक है, इन्होंने क्या किया है, भारतीय नौसेना के लिए निर्माणाधीन बहुउद्देशीय पोत उत्कर्ष का जलावतरण 13 जनवरी 2024 को L&T कट्टुपल्ली चेन्नई में किया गया, ठीक है। इस श्रृंखला के पहले बहुउद्देशीय पोत समर्थक का जलावतरण 3 माह पूर्व ही किया गया था। बाकी ये जो आया है नया, क्या नाम है इसका, उत्कर्ष। इस पोत की लंबाई 106 मीटर, चौड़ाई 18.6, इतना लंबाई चौड़ाई नहीं पूछेंगे, याद रखना है ये क्या है, बहुउद्देशीय पोत है, ठीक है। उत्कर्ष किसने निर्माण किया है, L&T ने किया है। अगला टॉपिक है युद्ध पोत तवस्या का जलावतरण, ठीक है। तो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित प्रोजेक्ट 1135.6 के तलवार श्रेणी के युद्धपोत, ये तलवार श्रेणी से संबंधित है युद्धपोत तवस्या, ठीक है। तवस्या क्या है,
युद्धपोत है, किससे संबंधित है? तलवार श्रेणी से संबंधित है। 22 मार्च 2025 को लॉन्च किया गया है और किसने निर्मित किया है? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने इसे निर्मित किया है। तवस्या नाम महाभारत के महान योद्धा भीम की गदा से प्रेरित है, जो भारतीय नौसेना की अटूट शक्ति और बढ़ती ताकत का प्रतीक है। इस परियोजना के तहत 2 युद्धपोतों के निर्माण के लिए अनुबंध 25 जनवरी 2021 को किया गया था। पहला युद्धपोत त्रिपुत, ये 2024 में इसका जलावतरण हो गया है। अभी दूसरा आ गया है तवस्या। ये युद्धपोत सतह, पानी के नीचे और हवाई हमलों से निपटने के लिए डिजाइन किए गए हैं। तो तवस्या और त्रिपुत क्या है? ये युद्धपोत हैं जिनका निर्माण किसने किया है? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने इनका निर्माण किया है। फिर अगला है भारतीय सेना में रोबोटिक डॉग्स म्यूल्स। ठीक है, रोबोटिक डॉग्स क्या है? म्यूल्स। तो भारतीय थल सेना ने पहली बार रोबोटिक कुत्तों की यूनिट शामिल की है और ये रोबोडॉग्स जिन्हें क्या नाम दिया गया है? संजय नाम दिया गया है। म्यूल मतलब मल्टी यूटिलिटी लेग्ड इक्विपमेंट। ये छोटे हथियारों से लैस है तथा दुश्मन की उपस्थिति भांपकर तुरंत हमला करने में सक्षम है। इनकी पेलोड क्षमता 12 किलोग्राम है। ठीक है, इन्हें आसानी से रिमोट कंट्रोल द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है और एक बार चार्ज करके 16 से 20 घंटे तक इनका उपयोग किया जा सकता है। 40 डिग्री सेल्सियस तापमान में भी इनसे काम लिया जा सकता है। फिर चीन, अमेरिका, यूक्रेन व इजराइल द्वारा इस तरह के रोबोटिक डॉग्स के परीक्षण किए जा रहे हैं। इस वर्ष 15 जनवरी 2025 को सेना दिवस पर पुणे में हुई परेड में पहली बार म्यूल यूनिट्स का प्रदर्शन किया गया। ठीक है, अगला टॉपिक है स्वदेशी एंटी टैंक मिसाइल नाग MK2 का सफल परीक्षण। तो ये नाग MK2 है क्या? एंटी टैंक मिसाइल है। तो DRDO ने स्वदेश तीसरी पीढ़ी की, ठीक है, 3G है, थर्ड जनरेशन की एंटी टैंक फायर एंड फगेट गाइडेड मिसाइल नाग MK2, मतलब दागो और भूल जाओ के सिद्धांत पर ही काम करती है। क्या है? एंटी टैंक मिसाइल है, तीसरी पीढ़ी की है। जनवरी 2025 में इसका परीक्षण किया गया है राजस्थान के पोखरण में। स्वदेशी रूप से विकसित इस मिसाइल के 3 परीक्षण किए गए तथा इन परीक्षणों के दौरान मिसाइल ने अधिकतम व न्यूनतम रेंज के लक्ष्यों को सटीक रूप से नष्ट किया है। फिर अगला टॉपिक है INS तुसील भारतीय नौसेना में शामिल हो गया है। तो रूस निर्मित गाइडेड मिसाइल युद्धपोत INS तुसील। ठीक है, INS तुसील क्या है? ये मिसाइल युद्धपोत है, गाइडेड मिसाइल युद्धपोत है और किसने निर्मित किया है? रूस ने निर्मित किया है। तो INS तुसील को औपचारिक रूप से रूस के तटीय शहर कालिनग्राद में, ठीक है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में 9 दिसंबर 2024 को शामिल किया गया है भारतीय नौसेना में। तो याद रखिएगा, INS तुसील गाइडेड मिसाइल युद्धपोत है, रूस ने निर्मित किया है और ये भारत में अब भारतीय नौसेना में शामिल हो गया है। भारतीय नौसेना के लिए क्रिवाक थर्ड श्रेणी के 6 युद्धपोतों की आपूर्ति रूस द्वारा पहले ही की जा चुकी है। फिर आगे देखते हैं, इसे यानी तुसील को भारतीय सेना की पश्चिमी कमान में शामिल किया जाएगा। INS तुसील से हिंद महासागर क्षेत्र में भारतीय नौसेना की परिचालन क्षमता में वृद्धि होगी। INS तुसील क्रिवाक थर्ड क्लास का 7वां युद्धपोत है। ठीक है, किसका है? क्रिवाक थर्ड का 7वां युद्धपोत है और इनमें से 3 तलवार श्रेणी के युद्धपोतों का निर्माण सेंट पीटर्सबर्ग में बाल्टिस्की शिपयार्ड में किया गया था, जबकि तीसरे 3 तेग श्रेणी के यंत्र शिपयार्ड में ही बनाए गए थे। इतना ज़्यादा डिटेल में यार UPSC पूछता है, आपने ये याद रखना है कि तुसील है क्या, कहाँ से निर्मित है, बस इतना याद रखो। अब इस श्रेणी का जो अगला होगा युद्धपोत, उसका नाम क्या होगा? तमाल। ठीक है, और इसे इसी वर्ष नौसेना में शामिल किया जाना है। तो तमाल और तुसील, ठीक है, आपने ये देख लिया, तुसील तमाल ये दोनों क्या है? ये गाइडेड मिसाइल युद्धपोत हैं। फिर आगे देखते हैं, आगे है भारतीय नौसेना ने बार्ज, ठीक है, LSAM-11 का शुभारंभ किया है। तो याद रखिएगा, 14 फरवरी 2025 को अपने 8वें मिसाइल कम कम्युनिकेशन बार्ज, ठीक है, LSM-11 यार्ड का शुभारंभ किया है। यह महत्वपूर्ण आयोजन महाराष्ट्र में स्थित सिकॉन इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड के लॉन्च स्थल पर संपन्न हुआ। बस इतना याद रखो, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। ये लॉजिस्टिक सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और सारी चीज़ें छोड़ दो। इन बार्जों को एक भारतीय शिप डिजाइनिंग फर्म और भारतीय रजिस्टर ऑफ शिपिंग IRS के सहयोग से विकसित किया गया है। ठीक है, किसके सहयोग से? IRS के सहयोग से विकसित किया गया है। अब आ जाता है इंपॉर्टेंट टॉपिक, नवीनतम पुस्तकें। कभी कभी 2 सवाल, कभी या 3 सवाल यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। इंपॉर्टेंट किताबें दी हैं, देख लेते हैं। हाउ इंडिया स्केल्ड MTG-20, ठीक है, तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग आयोग के पूर्व CEO अमिताभ कांत ने, इतना लिखने की क्या जरूरत थी, इतना ही बता दो, अमिताभ कांत ने लिखी है हाउ इंडिया स्केल्ड MTG-20। ठीक है, कर्माज चाइल्ड, भारतीय सिनेमा के सर्वश्रेष्ठ शोमैन की कहानी। तो इतना ही कर्माज चाइल्ड देके आपसे पूछ सकते हैं। तो ये किसने लिखा है? सुभाष घई और सुवीन सिन्हा ने।
द महात्मा मैनिफेस्टो, ये किसने लिखा है? राजेश तलवार ने लिखा है द महात्मा मैनिफेस्टो। कर्मयोगिनी वीरांगना, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर, इंपॉर्टेंट बुक है, याद रखिएगा, कर्मयोगिनी वीरांगना। द न्यू आइकन, सावरकर एंड द फैक्ट, ठीक है, सावरकर बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में रहे हैं तो याद रखिएगा द न्यू आइकन, सावरकर एंड द फैक्ट, ये किसने लिखी है? अरुण शौरी ने लिखी है। आई एम किसने लिखी है? आई एम, ये लिखी है श्री पी गोपीचंद हिंदुजा ने। लाइफ ऑन मार्स, इतना देके आपसे पूछ सकते हैं, तो लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज, ये लिखी है नमिता गोखले ने। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल में दिया गया है कि जनवरी 2025 में प्रकाशित नमिता की यह पुस्तक 15 कहानियों का संग्रह है जो प्रेम, भाग्य और मानव अस्तित्व जैसे विषयों की पड़ताल करती है। यह पुस्तक 2 खंड, लव एंड अदर डिरेंजमेंट्स और द मिरर ऑफ द महाभारत में विभाजित है, ठीक है। तो यानी ये जो पुस्तक है ये 2 खंडों में विभाजित है। फिर दिया सलाई, दिया सलाई ये इंपॉर्टेंट बुक है, याद रखिएगा। दिया सलाई ये आत्मकथा है किसकी? कैलाश सत्यार्थी की, ठीक है, नोबल शांति पुरस्कार विजेता है दिया सलाई, आत्मकथा। मार्च ऑफ ग्लोरी, तो हॉकी पत्रकार के अरमुगम और एरोल डी क्रूज ने ये पुस्तक लिखी है। 1975 हॉकी विश्व कप जीत की स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में लिखी गई इस पुस्तक का विमोचन 18 मार्च 2025 को हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप तिर्की ने किया। तो ये 1975 हॉकी विश्व कप जीत की स्वर्ण जयंती पर लिखी गई किताब है मार्च ऑफ ग्लोरी। भारत एट द 100 एनविजनिंग टुमारोज इकोनॉमिक पावर हाउस, ये हमने किताब पहले भी पढ़ी है, याद रखिएगा, इतना पूछ सकते हैं। भारत एट द 100 किसकी है? केवी सुब्रमण्यम की किताब है। वेंकैया नायडू लाइफ इन सर्विस, ये किताब किसकी है? एस नागेश कुमार की है। द सर्किल ऑफ लाइफ, ठीक है, द सर्किल ऑफ लाइफ, ये किताब इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, सुधा मूर्ति की किताब है। ऑर्बिटल किसकी है? सामंथा हार्वे की किताब है। वाइल्ड फिक्शन, ये किसकी है? अमिताभ घोष की। अमिताभ घोष पिछले कुछ समय से बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहते हैं, इनकी किताबें आती रहती हैं, तो पढ़ लीजिएगा वाइल्ड फिक्शंस, अमिताभ घोष। 2024 द इलेक्शन दैट सरप्राइज्ड इंडिया, ये किसकी है? राजदीप सर देसाई की। द नेहरू डेवलपमेंट मॉडल हिस्ट्री एंड इट्स लास्टिंग इम्पैक्ट, ये किसकी किताब है? अरविंद पनगड़िया की। द नेहरू डेवलपमेंट मॉडल, इतना देके ही आपसे पूछ सकते हैं। हु डेयर्स विंस, अ सोल्जर्स मेमोयर, ये किसकी है? लेफ्टिनेंट जनरल वाई के जोशी की किताब है हु डेयर्स विन। लिव वाइल यू आर अलाइव, ठीक है, लिव वाइल यू आर अलाइव, ये किसकी किताब है? शिव खेरा की। इन परस्यूट ऑफ डेमोक्रेसी बियॉन्ड पार्टी लाइन्स, ये किसकी है? नजमा हेपतुल्ला की किताब है। व्यू फाइंडर अ मेमोयर, ये किसकी है? अमोल पालेकर की किताब है। तो इस तरह से हमने ये जो सेगमेंट था, ठीक है, समसामयिकी अर्धवार्षिकी, जिसमें चर्चित स्थान, नियुक्तियां, समितियां और बहुत सारी चीज़ें थी, वो हमने कवर कर ली हैं बुक्स के साथ ही। अब इसमें खेल और अवार्ड वाला सेगमेंट बचा है, उसको भी हम जल्दी कवर कर लेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। धन्यवाद।